हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू अनअकैडमी सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स। तो गाइस, आज की क्लास में हम रिवाइज करेंगे सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 डिमांड एंड सप्लाई की यूनिट नंबर 1 लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। जैसे कि आपको यहाँ बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? यूनिट नंबर 1। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए ये यूनिट बात करती है किसके बारे में। ये यूनिट पूरी की पूरी बात करती है लॉ ऑफ डिमांड के बारे में एंड इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड के बारे में। तो आज की क्लास में हम मैक्सिमम पोर्शन लॉ ऑफ डिमांड का कवर करने की कोशिश करेंगे एंड दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस यूनिट का जो फर्स्ट वर्ड है डिमांड, इस डिमांड का मतलब क्या होता है। डिमांड का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो डिमांड है ना वो 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। ये जो डिमांड है वो 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला वर्ड होता है डिजायर, सेकंड वर्ड होता है मीन्स टू परचेज, और जो थर्ड वर्ड होता है वो होता है विलिंगनेस टू यूज मीन्स टू परचेज। यानी समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात तो मुझे किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरी बात, क्या केवल इच्छा होने से ही उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में क्रिएट हो जाती है? आंसर इज नो। केवल किसी प्रोडक्ट की इच्छा होने से उसकी डिमांड मार्केट में क्रिएट नहीं होती। इच्छा होने के साथ साथ हमारे पास मीन्स टू परचेज यानी कि रिसोर्सेज भी होनी चाहिए उस गुड्स को परचेज करने के लिए। साथ साथ में हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमें उन रिसोर्सेज को उस गुड्स को परचेज करने के लिए, खर्च करने के लिए क्या होना चाहिए, विलिंग भी होना चाहिए। यानी कि हमारी इच्छा उन रिसोर्सेज को गुड्स पर खर्च करने के लिए होनी चाहिए। सबसे पहली बात हमने कहा डिमांड होने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। फर्स्ट होता है डिजायर, सेकेंड होता है मीन्स टू परचेज एंड थर्ड होता है विलिंगनेस टू यूज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, कौन है? मिस्टर राम। मिस्टर राम के पास कितने हैं? 100 रुपीज़ हैं और मिस्टर राम चाहते हैं कि मैं क्या करूं, एक आईफोन परचेज करूं। तो क्या मिस्टर राम के डिज़ायर करने से क्या है, उनके पास केवल आईफोन को खरीदने की डिज़ायर। तो क्या मिस्टर राम के केवल डिज़ायर करने से आईफोन की जो डिमांड है वो क्रिएट हो जाएगी? आंसर इज नो, क्योंकि मिस्टर राम के पास नहीं है रिसोर्सेज। आ रही बात समझ में? अगर मिस्टर राम के पास रिसोर्सेज भी होते तो जाके मिस्टर राम की जो प्रोडक्ट है उसकी क्या हो जाती, डिमांड क्रिएट हो जाती। आ रही बात समझ में? सबसे पहली बात हमने यह कहा कि मिस्टर राम है, उनके पास 100 रुपये हैं, वो आईफोन परचेज करना चाहते हैं। तो क्या केवल और केवल डिजायर से डिमांड क्रिएट हो जाएगी? आंसर इज नो। डिजायर के साथ साथ क्या होना चाहिए, मीन्स टू परचेज, और साथ साथ में विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स टू परचेज भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं, इस वाले एग्जाम्पल में मिस्टर राम के पास 1 लाख रुपीज़ है और मिस्टर राम को क्या करना है, आईफोन परचेज करना है। तो क्या अब ये मिस्टर राम की जो डिज़ायर है उससे आईफोन की डिमांड क्रिएट हो जाएगी? अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि अब क्या मिस्टर राम के पास डिज़ायर है? आंसर इज यस, मिस्टर राम के पास डिज़ायर है। दूसरी बात, सपोज दैट मिस्टर राम आईफोन 17 प्रो मैक्स की डिज़ायर नहीं रख रहे, मिस्टर राम जो है डिज़ायर रख रहे हैं सपोज दैट आईफोन 15 की, और आईफोन 15 का एवरेज रेट होगा अप्रॉक्स 60 to 70,000। तो क्या मिस्टर राम के पास आईफोन 15 परचेज करने के लिए मीन्स यानी कि रिसोर्सेज भी हैं? आंसर इज यस, क्योंकि मिस्टर राम के पास 1 लाख रुपीज़ हैं। थर्ड बात आती है कि क्या मिस्टर राम विलिंग हैं? विलिंग का मतलब क्या मिस्टर राम इच्छा रखते हैं इन 1 लाख रुपए में से लगभग सपोज है 60,000 रुपीज़ आईफोन 15 को परचेज करने के लिए? अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए। सपोज दैट मिस्टर राम सोच रहे हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है तो, पर मैं इनमें से भाई 60-70,000 केवल एक फ़ोन को परचेज करने के लिए खर्च नहीं कर सकता। आ रही बात समझ में? क्योंकि मिस्टर राम को केवल और केवल लाइफ में फ़ोन ही थोड़ी परचेज करना होगा। मिस्टर राम की और भी सारी क्या होंगी, डिमांड्स होंगी, और कुछ ऐसी डिमांड्स भी होंगी जिनको पूरा करना मिस्टर राम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस केस में मिस्टर राम क्या विलिंग हैं टू यूज दोज मीन्स टू परचेज? आंसर इज नो। तो इनमें से अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, नो होता है, तो क्या डिमांड क्रिएट होगी? आंसर इज नो, डिमांड क्रिएट नहीं होगी। आ रही बात समझ में? आई होप आपको डिमांड वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया हो कि डिमांड 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, डिजायर, मीन्स टू परचेज एंड विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स टू परचेज। आ रही बात समझ में?
तो आपको सबसे पहली बात इस वाली यूनिट में क्या समझनी है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। साथ साथ में आप समझने की कोशिश कीजिएगा लर्निंग आउटकम क्या होगा, आपको लॉ ऑफ डिमांड समझ में आ जाएगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड, डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है कि डिमांड जो है ऑपरेट करता है, तो डिमांड चेंज होने के क्या क्या रीजंस होते हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद अब हम देखिए क्या क्या बात हुई है इसमें। मीनिंग ऑफ डिमांड इन्होंने बताया कि डिमांड का मतलब क्या होता है, डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे, साथ साथ में विलिंगनेस टू पे, यानी कि हमारे पास एबिलिटी भी होनी चाहिए, साथ साथ में विलिंगनेस भी होनी चाहिए, तभी जाके हम किसी भी पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड को क्रिएट कर पाएंगे इन द मार्केट। आगे कहता है क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज एट अ गिवन प्राइस। अच्छा, एक वर्ड होता है डिमांड और एक वर्ड होता है क्वांटिटी डिमांडेड, दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो गिवन प्राइस पे होती है। आ रही बात समझ में कि पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर किसी गुड्स की डिमांड कितनी है वो होता है क्वांटिटी डिमांडेड, और अगर हम प्राइस की बात नहीं करते, जनरल डिमांड की बात करते हैं, तो वो होता है हमारा नॉर्मल डिमांड। फिर उसके बाद बात करता है किसमें, चलिए अब समझते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब हम समझेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड, या फिर अगर हम बात करते हैं इन डिटर्मिनेंट्स को हम कहते हैं फैक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, इन डिटर्मिनेंट्स को क्या कहते हैं हम, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। समझने की कोशिश कीजिएगा, सबसे पहला जो फैक्टर है वो किसके बारे में बात करता है, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी के बारे में बात करता है सबसे पहला फैक्टर। अब समझने की कोशिश कीजिए प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी कैसे। देखिए अब समझने की कोशिश कीजिए, किसी भी गुड्स के, अब आप अपने ऊपर एग्जांपल लेके चलिए, सपोज दैट आपको कोई गुड्स है जो कि 100 रुपीज़ में मिल रहा है, कोई गुड्स क्या, समझने की कोशिश कीजिए, अगर कोई पर्टिकुलर गुड्स है, सपोज दैट लेट्स से किंडर जॉय है, किंडर जॉय का जो प्राइस है वो कितना है 30 रुपीज़ का। आ रही बात समझ में, ये किंडर जॉय आपको अगर मिल रहा है 20 रुपीज़ का, तो क्या इस किंडर जॉय को आप ज़्यादा खरीदोगे या कम खरीदोगे, आंसर इज आप इस किंडर जॉय को ज़्यादा खरीदोगे। क्यों, क्योंकि इसके प्राइस कैसे कम, तो जब भी प्राइस होते हैं कम तो डिमांड होती है ज़्यादा। दूसरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, सपोज दैट ये किंडर जॉय का जब प्राइस है वो 30 रुपये से इंक्रीज होकर 40 रुपये हो गया है, तो क्या अब भी आप इस किंडर जॉय को ज़्यादा खरीदोगे, आंसर इज नो। तो हम कहते हैं किसी भी गुड्स का प्राइस जितना ज़्यादा होता है उसकी डिमांड उतनी ही कम हो जाती है। आ रही बात समझ में, और किसी भी गुड्स का अगर प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। जो प्राइस ऑफ कॉमोडिटी की वजह से डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है, ये इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं हम इसको, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बात करता है कि किसी भी कॉमोडिटी के प्राइस के चेंज होने से उसकी डिमांड पे जो असर पड़ता है वो होता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। इस लॉ ऑफ डिमांड को अभी हम डिटेल्ड में समझेंगे, पर उससे पहले क्या समझिए, आप एक डिमांड शेड्यूल देखिए, फिर आपको पता चलेगी ये जो प्राइस ऑफ डिमांड है कैसे काम करता है। देखिए आपको डिमांड शेड्यूल दिखाई दे रहा है, डिमांड शेड्यूल, देखिए एक वर्ड होता है शेड्यूल और एक वर्ड होता है ग्राफ। ग्राफ और शेड्यूल में क्या अंतर होता है कि जो शेड्यूल होता है वो टेबुलर फॉर्मेट में होता है, टेबल की फॉर्मेट में होता है, और जो ग्राफ होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी चीज़ की। आ रही है बात समझ में। सबसे पहले क्या कह रहा है, देखिए प्राइस अगर 60 है तो 0 क्वांटिटी खरीदी जाएंगी, जैसे जैसे प्राइस रिड्यूस हो रहा है खरीदने वाली क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जब भी हम प्राइस और डिमांड के रिलेशन को टेबल से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो इसको हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल, पर जब भी हम डिमांड और प्राइस के रिलेशन को ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं डिमांड कर्व। आ रही है बात समझ में। अब इसका देखिए ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या रखना है, यहाँ पे रखना है हमें प्राइस 60, 50, 40, 30, 20, 10 और ये 0। उसके बाद हमें यहाँ पे क्वांटिटी रखनी है, 0 तो यहाँ आई गई, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पे क्या था 10, 20, 40, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब देखिए
कि जो डिमांड कर्व होगा ना वो होगा ऐसा। कैसा होता है डिमांड कर्व, समझने की कोशिश कीजिए। 60 रुपीज़ है तो 0 यूनिट परचेज की जाएंगी। 50 रुपीज़ है तो जो यूनिट परचेज की जाएंगी वो होंगी 2। 40 रुपीज़ है तो यूनिट कितनी परचेज की जाएंगी, 40 रुपीज़ है तो जो यूनिट परचेज की जाएंगी वो कितनी होंगी हमारी 4। 30 रुपीज़ है प्राइस तो जो यूनिट परचेज की जाएंगी वो होंगी 6। 20 रुपीज़ प्राइस है तो यूनिट परचेज की जाएंगी 8। और 10 रुपीज़ अगर प्राइस है तो यूनिट परचेज की जाएंगी कितनी, 10। आ रही बात समझ में? क्या कहा हमने? तो देखिए सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिमांड कर्व के बारे में। डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या होता है, डिमांड कर्व नीचे की साइड ढला हुआ होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होते जाते हैं होने वाली डिमांड क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। आ रही बात समझ में? तो जो डिमांड कर्व है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है। आ रही बात समझ में? किसी को परेशानी यहाँ तक? अभी तक हमने इस यूनिट में ज़्यादा कुछ बातें नहीं की हैं, हमने केवल और केवल सबसे पहले समझा है कि व्हाट इज़ डिमांड, क्या होता है डिमांड। डिमांड 3 फैक्टर्स, 3 चीज़ों को मिलकर बनता है। एक क्या होता है हमारा डिज़ायर, दूसरा होता है हमारा मीन्स टू परचेज, और थर्ड होता है हमारा विलिंगनेस टू यूज़ दोज मीन्स टू परचेज। आ रही है बात समझ में? साथ में हमने बात की डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड की। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड क्या होता है कि ऐसे फैक्टर जो कि डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो हमने कहा सबसे पहला फैक्टर तो प्राइस ही होता है कि अगर जितना ज़्यादा प्राइस होगा किसी क्वांटिटी का, किसी भी गुड्स का, उसकी डिमांड उतनी ही कम होगी, और प्राइस जैसे ही रिड्यूस हो जाएगा डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। आ रही बात समझ में? किसी भी गुड्स का अगर प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा तो डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। आ रही बात समझ में? पक्का। इसके लिए सबसे पहले हमने देखा एक डिमांड शेड्यूल। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या देखा, एक डिमांड शेड्यूल देखा। उस डिमांड शेड्यूल के बाद हमने एक डिमांड ग्राफ देखा। इस डिमांड ग्राफ को डीडी भी कहते हैं, डिमांड कर्व। आ रही बात समझ में? कि डिमांड कर्व कैसा होता है, डिमांड कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। अच्छा, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है, आपने सुना होगा कर्व का होता है एक स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान जिसकी वजह से डिमांड कर्व क्या है, नीचे की तरफ झुका हुआ है। तो जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप होता है डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा क्यू। और डिमांड कर्व का स्लोप हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। आ रही है बात समझ में? क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। जैसे कि अगर आप देखोगे कि अगर प्राइस होगा इंक्रीज तो क्वांटिटी डिमांड कैसी होगी, डिक्रीज। और अगर प्राइस होगा डिक्रीज तो क्वांटिटी कितनी होगी, इंक्रीज। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव इन दोनों के बीच के नेगेटिव रिलेशन को शो करता है, और स्लोप होता है डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा क्यू। आ रही है बात समझ में? सबसे पहले हमने किसके बारे में बात की, प्राइस ऑफ द गुड्स के बारे में बात की, जो कि अगर आप ऊपर देखोगे प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ द गुड्स। आ रही है बात समझ में? उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट फैक्टर है वो क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अगर आप देखोगे दिस फैक्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। इस केस में क्या करोगे आप, रिलेटेड गुड्स के केस में थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, इसे वहीं समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। रिलेटेड गुड्स के बाद में केस में बात समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, अगर हम एक सेकेंड, रिलेटेड गुड्स के केस में ठीक है, अब यहां समझेंगे हम रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स, अब रिलेटेड गुड्स देखिए कितने तरीके के होते हैं। रिलेटेड गुड्स होते हैं हमारे 2 तरीके के। एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड, और एक होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब समझने की कोशिश कीजिए क्या होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो देखिए रिलेटेड गुड्स 2 तरीके के होते हैं, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि हम क्या करते हैं, एक साथ यूज़ करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, जो एक दूसरे की जगह यूज़ करते हैं, यानी कि इंटरचेंजेबल होते हैं।
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? ऐसे गुड्स जिनको हम एक साथ क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। कैसे गुड्स होते हैं ये? ऐसे गुड्स होते हैं जिनको हम एक साथ कंज्यूम करते हैं। अब क्या लेते हैं? सबसे पहले इनके एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद इन्हें समझेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड का एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल पेप्सी और कोक। वहीं अगर हम सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल टी एंड शुगर। समझने की कोशिश कीजिए। सपोज दैट आपके घर पर रिलेटिव्स आए हैं। जैसे ही रिलेटिव्स आए, मम्मी ने कहा बेटा ये ले 100 रुपीज़ की नोट, और इस 100 रुपीज़ की नोट से आप क्या करके लाओ? एक 2 लीटर की पेप्सी की बोतल लेके आओ। आ रही बात समझ में? आप शॉप पे गए, आपने शॉपकीपर से कहा कि अंकल आप क्या दे दो, 2 लीटर्स की सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल दे दो, यानी पेप्सी की बोतल दे दो। अंकल ने कहा कि बेटा पेप्सी कंपनी की जो कोल्ड ड्रिंक है ना, उसके जो 2 लीटर के प्राइस हैं वो हैं 110 रुपये के। तो आपने कहा मम्मी ने तो कहा था कि 100 रुपये की पेप्सी आती है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको 100 रुपये की 2 लीटर की बोतल चाहिए तो वो मिल जाएगी आपको कोक की। कोक की जो पेप्सी है वो आएगी 2 लीटर की 100 रुपीज़ की, और पेप्सी की जो कोल्ड ड्रिंक है वो कितने रुपए की आएगी? ये आएगी आपकी 110 रुपये की। कोक आएगी 2 लीटर वाली 100 रुपये की, और पेप्सी आएगी 2 लीटर वाली 110 रुपये की। तो आप क्या दुकान पर खड़े होकर ये कहोगे नहीं मुझे तो पेप्सी चाहिए? आप कहोगे पेप्सी हो या कोक क्या ही फर्क पड़ता है, तो क्यों ना अगर मुझे कोक सस्ती मिल रही है तो मैं कोक ले लूँ। ठीक है, आपने क्या कहा? क्यों ना मुझे अगर कोक सस्ती मिल रही है तो मैं कोक ही ले लूँ। तो इस केस में आपने क्या कहा? पेप्सी एंड कोक आर रिलेटेड गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब इजीली आप इन दोनों को एक दूसरे की जगह पे क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो। तो आपने क्या किया? घर आया, आपने मम्मी से कहा कि मम्मी कोक मिल रही थी 100 रुपीज़ की और पेप्सी जो थी वो 110 रुपये की थी, तो मैं कोक ले आया। तो मम्मी आपको शाबाशी देंगी, डांटेंगी? मम्मी कहेंगी हाँ शाबाश, वेरी गुड, 10 रुपये एक्स्ट्रा क्यों खर्च करने जब दोनों ही गुड्स का टेस्ट सेम है, लगभग, और साथ साथ में दोनों ही गुड्स से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम है। आ रही है बात समझ में? अगर आप ग्लास में करके किसी को ये पेप्सी या कोक सर्व करोगे तो कोई इतना नहीं बता पाएगा कि कौन सी पेप्सी है कौन सी कोक है। आ रही है बात समझ में? इसी वजह से हम क्या कहते हैं, ऐसे गुड्स जो हम इजीली एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, ऐसे गुड्स होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, इस सब्स्टिट्यूट गुड्स को हम डिमांड में कैसे क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं। अब समझने की कोशिश कीजिए, जैसे ही आप पेप्सी लेने गए थे तो क्या हो गया था? कोक के प्राइस कैसे थे? कम थे। प्राइस ऑफ कोक क्या थे? रिड्यूस। प्राइस ऑफ कोक रिड्यूस होने से जो पेप्सी है उसकी डिमांड पे क्या असर पड़ा, ये समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप देखोगे कि कोक के प्राइस कम थे तो कोक की डिमांड क्या हो गई? डिमांड ऑफ कोक क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, और पेप्सी की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो गई। अब आपको रिलेशन किसके बीच में समझना है? कोक और पेप्सी की डिमांड और प्राइस के बीच में आपको क्या करना है? रिलेशन समझना है। तो आपने देखा कि अगर कोक के प्राइस कम होंगे तो पेप्सी की डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। यानी कि अगर आप देखोगे इन दोनों के बीच में, यानी कि अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है हमारा इनवर्स रिलेशन होता है। आगे बात समझ में? कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। किसके केस में? सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस और डिमांड के केस में। आगे बात समझ में? यानी कि अगर हम बात करें इसका जो कर्व है वो कैसा बनेगा? इसका भी कर्व बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, है ना, कोक के प्राइस अगर डिक्रीज हो जाएंगे तो पेप्सी की डिमांड, अरे इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। क्योंकि अगर कोक के प्राइस डिक्रीज होंगे तो पेप्सी की डिमांड भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन में क्या होगा? हम कह रहे हैं ये है पेप्सी के प्राइस, तो पेप्सी के प्राइस देखिए जैसे जैसे पेप्सी कोक के प्राइस क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। ये है कोक के प्राइस। जैसे जैसे कोक के प्राइस क्या होंगे? डिक्रीज होंगे, वैसे वैसे क्या होगा? जो पेप्सी है उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो कोक के प्राइस ज़्यादा थे तो पेप्सी की डिमांड ज़्यादा थी। आ रही बात समझ में? कोक के प्राइस कम हुए तो पेप्सी की डिमांड कम हुई। कोक के प्राइस और कम हुए तो पेप्सी की डिमांड और कम हुई। आ रही बात समझ में? तो जैसे जैसे हम कहते हैं कि कोक के प्राइस क्या होते हैं, इसका जो ग्राफ है ना वो बनेगा आपका, इसका जो ग्राफ है वो बनेगा आपका अपवर्ड स्लोपिंग। इसका जो ग्राफ है कैसा बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग। कि अगर प्राइस देखिए ये है कोक के प्राइस, तो कोक के प्राइस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या हो रही है? पेप्सी की डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है।
अगर कोक के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, पेप्सी की डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा इसका, अपवर्ड स्लोपिंग। आ रही है बात समझ में। सबसे पहले हमने क्या बात की कि रिलेटेड गुड्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह इजीली इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं। जैसे कि इसमें हमने एग्जांपल लिया पेप्सी एंड कोक का। पेप्सी और कोक इजीली एक दूसरे की जगह यूज किए जा सकते हैं। तो अगर पेप्सी के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो हम कोक की डिमांड क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। आ रही है बात समझ में। तो चाहे हम पेप्सी के प्राइस और कोक की डिमांड में रिलेशन देखें, चाहे हम कोक के प्राइस और पेप्सी की डिमांड में रिलेशन देखें, तो हमने यहाँ कहा जैसे कोक सस्ती मिल रही थी तो हमने क्या कर दिया, कोक अगर हमें सस्ती मिल रही थी तो हमने क्या कर दिया, पेप्सी की डिमांड को डिक्रीज कर दिया। यानी कि कोक कम की मिल रही थी, कोक के प्राइस कम, तो पेप्सी की डिमांड कम। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में जो दो गुड्स होते हैं उनके प्राइस और डिमांड के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। आ रही है बात समझ में। अब दूसरे गुड्स देखते हैं। दूसरे कौन से गुड्स हैं हमारे, दूसरे गुड्स हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आ रही बात समझ में। कौन से गुड्स हैं दूसरे हमारे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के ऊपर ध्यान देंगे हम। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, ऐसे गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो हम क्या करते हैं, एक साथ कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल टी एंड शुगर। टी एंड शुगर का मतलब क्या है कि चाय और चीनी, तो चाय और चीनी एक साथ यूज की जाती है। सपोज दैट हम क्या कह रहे हैं कि जो शुगर है, शुगर के प्राइस इंक्रीज हो गए। जैसे शुगर महंगी हुई, मैं कहूँगी यार चाय में कम पिया करूंगी क्योंकि शुगर क्या हो चुकी है, महंगी हो चुकी है। अब देखिए हम उन लोगों में से तो नहीं है कि हम फीकी चाय पिएं, इसी वजह से हम क्या कहेंगे, नहीं भाई शुगर अगर महंगी होगी तो हम क्या करेंगे, चाय कम पिएंगे। तो जैसे ही शुगर महंगी हुई, टी की जो डिमांड है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। आ रही बात समझ में। या फिर हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, इंक और पेन का। सपोज दैट हम क्या कह रहे हैं, इंक महंगी हो गई, जो पेन के अंदर इंक डलती है ना, अगर इंक के प्राइस इंक्रीज हो गए तो जैसे इंक महंगी होगी तो ऑटोमेटिकली पेन महंगा हो जाएगा। अगर पेन महंगा हो जाएगा तो क्या हम पेन की डिमांड ज़्यादा करेंगे या हम पेन की डिमांड कम करेंगे, हम भाई पेन की डिमांड क्या करेंगे, कम। तो ऐसे गुड्स जो एक साथ यूज होते हैं वो गुड्स होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जो प्राइस और डिमांड होता है उनके बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। और सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। आ रही बात समझ में। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जो डिमांड कर्व है वो कैसा बनेगा, जैसे नॉर्मल डिमांड कर्व बनता है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग, वैसा ही डिमांड कर्व बनेगा। अगर आप देखोगे हमने क्या बात की, प्राइस ऑफ द शुगर, ये शुगर के प्राइस हैं और ये क्वांटिटी है किसकी, टी की। ये क्या है, टी की क्वांटिटी, और ये है शुगर। हमने कहा शुगर के प्राइस ज़्यादा हैं तो टी की क्वांटिटी क्या होगी, कम। शुगर के प्राइस कम हो गए, टी की क्वांटिटी हो जाएगी ज़्यादा। आ रही बात समझ में। तो सबसे पहली बात हमने क्या कहा कि दो तरीके के रिलेटेड गुड्स होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की जगह इजीली यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, इसमें एक हमने लिया था एग्जाम्पल पेप्सी और कोक, दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ ले सकते हैं टी एंड कॉफ़ी। सपोज दैट जो टी है वो क्या हो गई, महंगी हो गई, टी के प्राइस इंक्रीज हो गए। तो जैसे टी महंगी होगी मैं कहूँगी भैया तो कॉफ़ी पे शिफ्ट कर जाएंगे, कॉफ़ी अगर सस्ती मिल रही है तो हम कहेंगे कि जो कॉफ़ी की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आ रही है बात समझ में। अगर टी के प्राइस इंक्रीज होंगे तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी वजह से इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। आ रही है बात समझ में। टी और कॉफ़ी आप एक साथ तो यूज़ नहीं करते, कहीं ऐसा तो नहीं आप टी बनाते हो और ऊपर से कॉफ़ी स्प्रिंकल कर लेते हो। अगर ऐसा है तो वो गुड्स फिर कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। पर जनरली ऐसा कोई करता नहीं है ना, टी अलग बनाते हैं हम, कॉफ़ी अलग बनाते हैं। तो हम कह रहे हैं टी और कॉफ़ी कैसे होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं होते। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में हमने दो एग्जाम्पल लिए, शुगर एंड टी, इंक एंड पेन। आ रही बात समझ में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो हम एक साथ कंज्यूम करते हैं। जब कोई गुड्स हम एक साथ कंज्यूम करते हैं तो एक गुड्स के महंगा होने की वजह से दूसरा गुड्स ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा, तो हम उसको भी क्या करते हैं, कम यूज़ करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर शुगर के प्राइस इंक्रीज हुए हैं तो हम टी की डिमांड को डिक्रीज कर देंगे, और अगर इंक के प्राइस इंक्रीज हुए हैं तो हम पेन की डिमांड को डिक्रीज कर देंगे। आ रही बात समझ में। होप सो आपको रिलेटेड गुड्स का कॉन्सेप्ट क्या होगा समझ में आ गया होगा।
तो आपने देखा ना कि रिलेटेड गुड्स की वजह से भी पर्टिकुलर गुड्स के डिमांड में चेंज आता है। रिलेटेड गुड्स कैसे, अगर यहाँ पे पेप्सी का जो कॉम्पिटिटर है कोक, अगर ये रिलेटेड गुड्स नहीं होता तो पेप्सी की डिमांड, पेप्सी की प्राइस इंक्रीज होने पर भी पेप्सी की डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ता। पेप्सी की डिमांड डिक्रीज क्यों हुई? ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट। साथ साथ में अगर हम बात करते हैं किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, जो गुड्स एक साथ कंज्यूम होते हैं। अगर हम बात करते हैं शुगर और टी एक साथ कंज्यूम हम ना करते तो जैसे ही क्या करते, शुगर के प्राइस इंक्रीज होते, इससे हमारी टी की डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ता। आ रही ना बात समझ में? तो ये होते हैं हमारे किसका कॉन्सेप्ट, ये होता है हमारे रिलेटेड गुड्स का कॉन्सेप्ट। तो हमने समझ लिया सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, हमने समझ लिया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। आधी बात समझ में? इसके बाद क्या करते हैं हम, इनकम ऑफ द कंज्यूमर को समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या समझेंगे हम, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। चलिए इनकम ऑफ द कंज्यूमर अब समझते हैं हम थोड़ा सा। अब जनरली समझने की कोशिश कीजिएगा कि इनकम का जो रिलेशन होता है वो गुड्स के साथ कैसे होता है। अब इनकम का रिलेशन कैसा होगा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए गुड्स कितने तरीके के होते हैं ना, इनकम से अगर हमें रिलेशन देखना है तो जो गुड्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। पहला जो गुड्स होता है वो होता है हमारा नॉर्मल गुड्स। आ रही बात समझ में? दूसरा जो गुड्स होता है वो होता है हमारा इंफीरियर गुड्स। और तीसरा जो गुड्स होता है वो होता है हमारा नेसेसिटी। अब समझने की कोशिश कीजिए, हम क्या कहते हैं, एक होता है हमारा नॉर्मल गुड, एक होता है हमारा इंफीरियर गुड और एक होता है हमारा नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब क्या होता है, सपोज दैट फूड आइटम, जैसे हम कहते हैं कि डेली हम क्या खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, ये सब चीज़ें क्या है, नेसेसरी हैं। अगर सपोज दैट आप लोगों की इनकम इंक्रीज हो जाती है, अब इनकम इंक्रीज होने से पहले आप क्या करते थे, ब्रेकफास्ट में 2 पराठे खाते थे, तो क्या इनकम इंक्रीज होने के बाद आप ब्रेकफास्ट में 4 पराठे खाओगे? आंसर इज नो। तो हम क्या कह रहे हैं कि इनकम के इंक्रीज होने की वजह से जो नेसेसरी गुड्स हैं उनकी डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता। आप एक हद तक इंक्रीज कर दोगे, सपोज दैट आप 2 पराठे खाते थे आप 2.5 खा लोगे, पर अगर सपोज दैट आपकी इनकम 50,000 से 1 लाख रुपए हो गई पर मंथ, तो क्या आप 2 की जगह 4 पराठे थोड़ी खा लोगे, पेट से ज़्यादा थोड़ी खा लोगे। तो नेसेसरी गुड्स की डिमांड इनकम के इंक्रीज होने के साथ चेंज नहीं होती है। सपोज दैट आप क्या करते थे, पहले सब्जी में जो आप नमक डालते थे वो सपोज दैट आप आधी चम्मच नमक डालते थे, तो क्या आपकी इनकम इंक्रीज होने से आप सब्जी में 2 चम्मच नमक डाल दोगे, सब्जी का टेस्ट बेकार कर दोगे? आंसर इज नो। तो हम कह रहे हैं ऐसे गुड्स जो कि नेसेसरी नेचर के होती हैं उन गुड्स की डिमांड पे क्या नहीं होता, इनकम के चेंज होने से कोई असर नहीं पड़ता। आ रही बात समझ में? उसके बाद हम बात करते हैं, एक होते हैं हमारे नॉर्मल गुड्स। अब नॉर्मल गुड्स समझने की कोशिश कीजिए। नॉर्मल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि इनकम इलास्टिक हैं। इनकम इलास्टिक हैं यानी कि अगर इनकम इंक्रीज हुई तो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है ना वो भी इंक्रीज हो जाती है, और अगर इनकम डिक्रीज हुई तो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है ना वो भी डिक्रीज हो जाती है। आ रही बात समझ में? क्या कहा हमने कहा नॉर्मल गुड्स के केस में कि अगर इनकम इंक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, इनकम डिक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो जाती है। नेसेसरी के केस में हमने कहा चाहे इनकम इंक्रीज हो तो भी नेसेसरी गुड्स की डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, और नेसेसरी गुड्स की डिमांड में, ये नॉर्मल है नेसेसरी में कि दोनों एंड कहाँ से आ गए। साथ साथ में हम कहते हैं कि अगर इनकम डिक्रीज होती है तो भी नेसेसरी गुड्स की डिमांड में क्या नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता। आ रही है बात समझ में? इसमें कोई परेशानी? अब देखिए यहाँ पे डिमांड ग्राफ कैसे बनेगा। नॉर्मल गुड्स के केस में हम कह रहे हैं इनकम ज़्यादा, नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज़्यादा, इनकम कम, नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम, यानी कि ये जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। आ रही है बात समझ में? दूसरा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे किसके बारे में, नेसेसरी के बारे में। तो नेसेसरी के केस में देखिए क्या हो रहा है, नेसेसरी गुड्स के केस में चाहे इनकम इंक्रीज हो रही हो चाहे इनकम डिक्रीज हो रही हो, नेसेसरी गुड्स की जो डिमांड है वो क्या होगी, स्टेगनेट। ये है नेसेसरी गुड्स की क्वांटिटी, यानी कि जो डिमांड है वो। आ रही बात समझ में? और ये है हमारी इनकम। तो हम कह रहे हैं आपकी इनकम
अगर 100 रुपये की थी तो भी आपकी डिमांड कितनी है, सपोज है 10 यूनिट की। आपकी इनकम 500 रुपये की हो गई तो अभी डिमांड कितनी है, 10 यूनिट की। और अगर आपकी इनकम 1000 रुपीज़ की हो गई तो अभी डिमांड कितनी है, 10 यूनिट की। आ रही बात समझ में? यहाँ पे क्या हो रहा था, इनकम 100 है, 500 है, 1000 है, तो 100 है इनकम, 500 है या 1000 है। ये यूनिट कैसी है, 100, 500 और 1000। तो हम कह रहे हैं 100 रुपये की इनकम थी, 100 रुपये की डिमांड थी, 100 क्वांटिटी की डिमांड थी। 500 रुपये की इनकम है तो डिमांड फिर बढ़ गई 500 यूनिट पे। और अगर इनकम हो जाती है कितनी, 1000 की, तो 1000 की इनकम पर डिमांड कितनी होगी, 1000 की। आ रही बात समझ में? थोड़ा सा ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इसको इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज़, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। तो हम क्या कहते हैं, नॉर्मल गुड्स के केस में अगर इनकम इंक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है, इनकम डिक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड डिक्रीज होती है। नेसेसरी गुड्स के केस में क्या होता है कि अगर इनकम इंक्रीज होगी तो नेसेसरी गुड्स की डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और साथ साथ में अगर इनकम डिक्रीज भी होती है तो अभी नेसेसरी गुड्स के डिमांड में कोई अंतर नहीं आता है। आ रही बात समझ में? अब समझिए इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं, ऐसे गुड्स जो कि लो क्वालिटी गुड्स होते हैं। कैसे गुड्स, ऐसे गुड्स जो कि लो क्वालिटी होते हैं। तो एक बात बताइए, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप लो क्वालिटी गुड्स, ये कैसे हैं, लो क्वालिटी। तो अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आप लो क्वालिटी गुड्स को ज़्यादा खरीदोगे, कम खरीदोगे? तो हम कहेंगे भाई जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी अब तो हम ब्रांडेड आइटम्स ही खरीदेंगे, लो क्वालिटी गुड्स की जो डिमांड है वो कैसी हो जाएगी, कम। तो जो डिमांड है इन गुड्स की कैसी हो जाती है, कम। आ रही बात समझ में? और अगर हमारी इनकम है कम तो इन गुड्स की डिमांड कैसी होती है, ज़्यादा। आ रही बात समझ में? तो देखिए आपको ये जो इनके बीच का रिलेशन है वो कैसा दिखाई दे रहा है, इनवर्स रिलेशन दिखाई दे रहा है। इनवर्स रिलेशन आप प्राइस और क्वांटिटी के केस में भी देखते थे। तो जब प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन होता था तो कर्व कैसा बनता था, कुछ ऐसा। आ रही बात समझ में? ये है इनकम। इनकम जितनी ज़्यादा डिमांड उतनी ही कम। आ रही बात समझ में? तो हम कह रहे हैं इनकम ज़्यादा डिमांड कम, इनकम कम डिमांड ज़्यादा, इनकम और कम डिमांड और ज़्यादा। आ रही बात समझ में? तो हम क्या कह रहे हैं कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर में 3 तरह के गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड, नेसेसरी गुड्स। नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम ज़्यादा, नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज़्यादा, इनकम कम, नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम। नेसेसरी गुड्स के केस में इनकम ज़्यादा, नेसेसरी गुड्स की डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इनकम कम तो भी नेसेसरी गुड्स की डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमने बात की इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स कैसे गुड्स होते हैं, ऐसे गुड्स जो कि क्या होते हैं, लो क्वालिटी गुड्स होते हैं। तो जो लो क्वालिटी गुड्स होते हैं उस केस में क्या होता है कि अगर इनकम ज़्यादा होती है तो डिमांड कम हो जाती है, और इनकम कम होती है तो डिमांड क्या हो जाती है, ज़्यादा। आ रही बात समझ में? अब क्या देखेंगे हम, इन तीनों को मिला के क्या बनता है, ग्राफ बनता है। इन तीनों को मिला के क्या बनता है, ग्राफ बनता है। सपोज दैट इन तीनों का ही रिलेशन, अगर सपोज दैट इन तीनों का ही रिलेशन मुझे एक ही ग्राफ पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। इन तीनों का रिलेशन यानी कि नॉर्मल गुड्स का, नेसेसिटी का, और अगर मैं बात करूं इन्फीरियर गुड्स का, तो कैसे बनेगा, आप ऊपर देखिए, सबकी ग्राफ देखिए। देखिए नॉर्मल गुड्स का जो ग्राफ है वो कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग। इन्फीरियर गुड्स का ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग, और नेसेसरी गुड्स का जो ग्राफ है वो कैसा है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं बात करूं इन तीनों को मिला के क्या मैं कुछ ऐसा ग्राफ बना सकती हूँ, ये हो गया नॉर्मल गुड्स का ग्राफ, ये हो गया नेसेसरी गुड्स का ग्राफ, और ये हो गया हमारा इन्फीरियर गुड्स का ग्राफ। तो जब भी मैं इनकम के साथ इन गुड्स के ग्राफ को क्या करती हूँ, रिप्रेजेंट करती हूँ। ये है मेरी ठीक है, आ रही बात समझ में? ये है क्या, मेरी इनकम, और ये है क्या, क्वांटिटी जो भी डिमांडेड है। तो आप देखोगे इनकम ज़्यादा हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा हो रही है इन केस ऑफ द नॉर्मल गुड्स। इनकम कितनी भी इंक्रीज हो जाए, जो डिमांड है वो कैसी है, बिल्कुल पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ये कौन से गुड्स होते हैं, ये होते हैं हमारे नेसेसिटीज। और अगर मैं कह रही हूँ इनकम के इंक्रीज होने से भी डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ये गुड्स कौन से होंगे, मेरे इन्फीरियर। ये जो कर्व हमने बनाया है इसको हम कहते हैं एंजल कर्व। क्या कहते हैं इसको हम, एंजल्स कर्व। एंजल कर्व क्या शो करता है, एंजल कर्व शो करता है डिफरेंट डिमांड कर्व्स को विद द इनकम
डिफरेंट डिमांड कर्व विद द इनकम। आ रही बात समझ में? होप सबको समझ में आ गया होगा। रिलेशन ऑफ द इनकम विद द क्वांटिटी डिमांडेड। आ रही है बात समझ में? पक्का चल सकते हैं हम आगे। देखिए अब हम किसके बारे में बात कर रहे थे? सबसे पहले बात की हमने प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी के बारे में, फिर उसके बाद हमने बात की प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स के बारे में, फिर हमने बात की सब्सटीट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री और इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये 4 पॉइंट हम क्या कर चुके हैं? 3 पॉइंट्स हम खत्म कर चुके हैं। हरी बात समझ में? अब आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हम क्या करेंगे? समझ लेंगे थोड़ा सा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को। चलिए अब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस समझते हैं थोड़ा सा। देखिए टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में अगर हम बात करते हैं, हम कहते हैं कभी कभार लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंस का भी किसी भी गुड्स की डिमांड पे क्या करता है? बहुत ज़्यादा असर होता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो कोई भी गुड्स जब ट्रेंड में होता है तो उसकी डिमांड एकदम से इंक्रीज हो जाती है, चाहे वो गुड इतना यूजफुल हो या ना। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि थोड़े ही समय पहले एक डॉल थी जिसका नाम था लबूबू डॉल। वो क्या थी? यूजलेस डॉल थी बिल्कुल, और साथ साथ में अगर हम बात करें उसके जो फीचर्स थे वो भी कैसे थे? एकदम मॉन्स्टरियस फीचर्स थे, मॉन्स्टर जैसे फीचर्स थे उसके। फिर भी वो ट्रेंड में थी, इसी वजह से उसकी डिमांड क्या हो गई थी? एकदम से हाई हो गई थी। हो गई थी, नहीं हो गई थी? तो हम कहते हैं जो टेस्ट और प्रेफरेंसेस हैं उसकी वजह से भी गुड्स की डिमांड पे असर पड़ता है, चाहे वो गुड्स यूजफुल हो चाहे वो गुड्स यूजफुल ना हो। तो हम क्या कहते हैं जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं किसी भी कंज्यूमर के, उनकी वजह से क्या होता है? किसी भी गुड्स की डिमांड पे क्या होता है? असर होता है। पहला हमने समझा, कौन सी चीज समझी हमने? ट्रेंड वाली चीज। आ रही बात समझ में? पहले नॉर्मल शब्दों में समझते हैं। दूसरा समझने की कोशिश कीजिए, आपकी एक फ्रेंड है। अब आपकी फ्रेंड क्या करके लेके आई है? बहुत प्यारी सी एक ड्रेस परचेज करके लाई है, या सपोज दैट किसी ब्रांड का क्या करके लाई है? हैंडबैग परचेज करके लाई है। सपोज दैट वो ब्रांड बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, ऑल्डो टाइप ऐसा कुछ ब्रांड का बैग है वो। सपोज दैट वो जो बैग परचेज करके लाई है वो कितने रुपीज़ का है? 10,000 रुपीज़ का बैग है। अभी तक तो आपको ब्रांडेड बैग परचेज करने की कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, पर जैसे ही आपकी फ्रेंड ने वो ब्रांडेड बैग परचेज किया वैसे ही आपको क्या लगा? जैसे ही आपकी फ्रेंड ने वो ब्रांडेड बैग परचेज किया वैसे ही आपको लगा कि यार ऐसा सेम बैग तो मुझे भी चाहिए। तो आपने क्या करा? देखा देखी। क्या किया आपने? देखा देखी की ना। आपने क्या नहीं देखा? आपने ये नहीं देखा कि ये जो बैग है वो ट्रेंड में है या नहीं। आपने देखा कि भाई मेरी फ्रेंड के पास है तो मुझे भी ये बैग चाहिए। आ रही बात समझ में? पहले वाले में आपने क्या किया? ट्रेंड के साथ चलने के लिए लबूबू डॉल परचेज की। दूसरे वाले में आपने क्या करा? फ्रेंड को देखा देखी करके क्या करा? एक बैग परचेज किया। तीसरे वाले पॉइंट में अगर हम बात करते हैं, एक होता है हमारा स्नोब इफेक्ट। स्नोब इफेक्ट क्या कहता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट टू कॉमन होता है, यानी कि कभी भी कोई प्रोडक्ट अगर बहुत ज़्यादा कॉमन है तो हमारा मन करता है कि यार सब लोग यही काम कर रहे हैं तो हमें ये काम नहीं करना, हमें क्या करना है? इस कॉमन हर्ट से दूर होना है। जैसे कि इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका कि जब आप क्या करते हो? कॉमर्स स्ट्रीम को चूज़ करते हो, तो कॉमर्स स्ट्रीम को चूज़ करने के बाद मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं? अब ये मत बोलिएगा कि मैक्सिमम बच्चे सीए करते हैं, नहीं नहीं, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं? बीकॉम करते हैं या एमकॉम करते हैं या एमबीए करते हैं। आ रही बात समझ में? तो जब आप किसी बीकॉम वाले बच्चे को देखते हो, एमकॉम वाले बच्चे को देखते हो या फिर एमबीए वाले बच्चे को देखते हो, देखो डिग्री सारी अच्छी हैं, पर अगर हम बात करते हैं वो क्या है? कॉमन हर्ट। कॉमन हर्ट यानी कि सब लोग क्या करते हैं? कॉमनली उन्हीं डिग्रीज को क्या करते हैं? परस्यू करते हैं। तो आप कहते हो कि हमें तो इस कॉमन हर्ट से क्या करना है? अलग होना है। इसी वजह से आप क्या करते हो? सीए को परस्यू करते हो। तो आपने क्या कहा? जो कॉमन गुड्स थे उनकी डिमांड को आपने क्या कर दिया? कम कर दिया। आपने कहा ये जो कॉमन गुड्स है मुझे तो इससे क्या करना है? अलग हटना है। आ रही है बात समझ में? इतनी बात समझ में आई? तो कॉमन हर्ट से अलग हटने की वजह से आपने क्या किया? सीए की डिमांड को इंक्रीज किया। अब अगर आप कहोगे कि भाई सीए भी आजकल बहुत कॉमन है, तो आंसर इज नो। भैया सीए में बच्चे इसी वजह से दिखाई देते हैं क्योंकि सीए
का पासिंग परसेंटेज कम है और जो बच्चे हैं ना वो इजीली पास नहीं हो पाते। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सालों से पेपर दे रहे हैं, तो वो भी आज हमें पेपर देते हुए दिखाई देंगे। करेंटली आप देखोगे इनपुट कितना भी ऊपर, सीए का जो आउटपुट है वो कैसा है, उतना ही है, 10 से 12% का रिजल्ट आता है। और अब तो पासिंग परसेंटेज रिड्यूस भी हो गया है, ठीक है, 14% का रिजल्ट देखने को मिलता है आपको केवल और केवल सीए फाउंडेशन में, जो कि आज से लगभग 2 साल पहले लगभग कितना था ये पासिंग परसेंटेज, अप्रॉक्स 25-30% का पासिंग परसेंटेज था। पर ये हमारे कोर्स के लिए अगेन एक अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं केवल और केवल डिजर्विंग लोग ही क्या बनेंगे, सीए बनेंगे, और सीए की जो वैल्यू है वो और ज़्यादा क्या होगी, इंक्रीज होगी। आ रही ना बात समझ में। उसके बाद हम किसके बारे में बात करते हैं, ये होगी ट्रेंड के बारे में बात। देखा देखी की वजह से कुछ गुड्स परचेज किए, कॉमन गुड्स को छोड़ के आपने कॉमन गुड्स परचेज नहीं किए, आपने कुछ अतरंगी कुछ यूनिक सा परचेज किया। आ रही बात समझ में। फोर्थ जो बात आती है वो आती है हमारी महंगे गुड्स। अगर हम क्या कहते हैं, कभी भी अगर मेरे पास अगर कुछ पैसे होते हैं तो हमारी कोशिश क्या होती है, कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसे गुड्स को परचेज करें जिनको परचेज करने की वजह से समाज में हमारी इज्जत बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मेरे पास 1,50,000 या अप्रॉक्स 2 लाख रुपीज़ आए, मैंने एक डायमंड रिंग परचेज कर ली। जैसे ही मैंने एक डायमंड रिंग को परचेज किया, वैसे ही मैंने डायमंड रिंग की डिमांड को बढ़ाया। पर क्या डायमंड रिंग की प्राइस कम है? आंसर इज नो। तो हम कहते हैं हम प्राइस से रिलेशन नहीं देख रहे, हम लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंसेस देख रहे हैं। इस केस में हम क्या कह रहे हैं, कभी कभार कोई प्रोडक्ट इतना मतलब प्रेस्टिजियस होता है कि वो महंगा है इसीलिए प्रेस्टिजियस है। तो वेबल, ये कौन सा इफेक्ट होता है हमारा, हम कहते हैं महंगे महंगे गुड्स को परचेज कर रहे हैं हम समाज में इज्जत बनाने के लिए। तो अब इनके ऑफिशियल नाम देखते हैं कि आपकी बुक्स में ये किस नाम से देंगे। जब भी हम ट्रेंड के साथ चलते हैं तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट कौन सा होता है, ये होता है हमारा बैंड वैगन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट होता है? बैंड वैगन इफेक्ट। जब हम देखा देखी करते हैं तो ये होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। इस बात की गारंटी है कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको बैंड वैगन और डेमोन्स्ट्रेशन दोनों ही एक ही लगते होंगे, और बुक में भी जब आप देखोगे तो बैंड वैगन डेमोन्स्ट्रेशन को एक साथ दे रखा है, पर बैंड वैगन और डेमोन्स्ट्रेशन में होता है अंतर। दोनों भी केसेस में हम आउटसाइडर से इन्फ्लुएंस होते हैं, पर बैंड वैगन में हम ट्रेंड के साथ चलते हैं, यानी कि हजारों लोग वही चीज़ परचेज कर रहे हैं, हमें भी वही चीज़ परचेज करनी है। पर डेमोन्स्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, ट्रेंड के साथ नहीं चल रहे, हम अपनी फ्रेंड को या कोई भी ऐसा पर्सन है उसको क्या करते हैं, उसको देखने से क्या करते हैं, किसी भी गुड्स की डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। आ रही बात समझ में। यहाँ है देखा देखी, किसी भी हम अपनी फ्रेंड को, किसी भी क्या कर रहे हैं, हम पड़ोसी को क्या कर रहे हैं, देख के क्या कर रहे हैं, उसको परचेज कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेंडी है या नहीं। और यहाँ पे बैंड वैगन में हम क्या कर रहे हैं, ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। दोनों में ही एक माइनर सा डिफरेंस है। आ रही बात समझ में। जब हम कॉमन हर्ट से अलग होते हैं, इसको कहते हैं हम स्नोब इफेक्ट। इसको कौन सा इफेक्ट कहते हैं हम? स्नोब इफेक्ट। और जब भी हम क्या करते हैं, हम प्रेस्टिजियस गुड्स परचेज करते हैं, महंगी महंगी गुड्स परचेज करते हैं, इसको कहते हैं वेबलिन इफेक्ट। आ रही है बात समझ में। तो टेस्ट और प्रेफरेंसेस की वजह से डिमांड कैसे इंक्रीज डिक्रीज होती है, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब हम ट्रेंड के साथ चलते हैं तो चाहे उन गुड्स की हमें नीड हो ना हो, उन गुड्स की डिमांड को हम इंक्रीज कर देते हैं। देखा देखी डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन के केस में क्या होता है कि अगर मेरी फ्रेंड ने कुछ गुड्स परचेज किया तो मुझे भी वो गुड्स परचेज करनी है। कॉमन हट से जब हम अलग होते हैं तो इसको कहते हैं स्नोब इफेक्ट, कि कॉमन हट से अलग हो गए। और एक होता है कि प्रेस्टिजियस गुड्स से जब हम परचेज करते हैं, महंगी महंगी गुड्स परचेज करते हैं, तो ये होता है हमारा वेबलिन इफेक्ट। आ रही है बात समझ में। चल सकते हैं आगे। अब देखते हैं कौन सा डिटर्मिनेंट्स हमारा बाकी बचा। देखिए हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गया, अब आता है एक्सपेक्टेशन। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखिए यहीं पे समझ लेते हैं एक्सपेक्टेशन को। अब किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइजेस के बारे में, है ना। ये किसके बारे में बात हो रही है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइजेस। नेक्स्ट पेज पे बनाते चलिए, है ना, साफ साफ तो अभी दिखाई देगा। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? एक्सपेक्टेशन। ठीक है, अब एक्सपेक्टेशन के बारे में बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे अगर आज फ्यूचर के लिए जो एक्सपेक्टेशन है, फ्यूचर के लिए एक्सपेक्टेशन क्या है? सपोज दैट मैं बात कर रही हूँ पेट्रोल की। पेट्रोल का करंट रेट सपोज दैट कितना है? 95 रुपीज़ पर लीटर।
और मुझे ऐसा लगता है कि जो पेट्रोल का रेट है ना वो कल जाके एक 95 की जगह हो जाएगा 100 रुपीज़। तो मैं क्या कहूँगी, अगर मैं अपनी स्कूटी लेके जा रही हूँ पेट्रोल पंप पे तो मैं कहूँगी भैया स्कूटी की जो टंकी है वो आज ही फिल कर दो पूरी की पूरी, क्योंकि कल तो रेट कितना हो जाएगा, 100 रुपये का हो जाएगा। तो देखो सपोज दैट हम कह रहे हैं कि आज जो रेट है वो 95 रुपीज़ का, ये है आज का रेट, ये है आने वाले कल का रेट। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल का रेट कितना हो जाएगा, कल का रेट 100 रुपये हो जाएगा। सपोज दैट जो पुराना कल था उसमें रेट था 90 रुपीज़ का, तो हम कह रहे हैं आज 90 से 95 का रेट हो गया। फिर भी मुझे क्या लग रहा है कि 95 से जो रेट है वो कितना होने वाला है, 100 रुपीज़ का होने वाला है। तो करंट में बढ़ा हुए रेट पे भी मैंने क्या करी है, डिमांड को इंक्रीज़ किया है। जनरली क्या होता है कि प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है, पर मुझे ऐसा लगता है ये जो प्राइस इंक्रीज हुआ है ना, कल जाके प्राइस और इंक्रीज होने वाला है। तो बढ़े हुए प्राइस पे भी जब मैं करंट में डिमांड को इंक्रीज करती हूँ, इसको हम कहते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस की वजह से कहीं ना कहीं क्या हुई है, डिमांड में चेंज आया है। अगर सपोज मुझे एक्सपेक्टेशन होती कि फ्यूचर में जाके जो प्राइस है वो कितने हो जाएंगे, 95 की जगह ये प्राइस अब आगे जाके हो जाएंगे सपोज दैट 80 रुपीज़, तो क्या मैं आज पेट्रोल को परचेज करती? मैं कहती नहीं। कल जब प्राइस हो जाएंगे 80 रुपये तभी हम क्या करेंगे, स्कूटी में पेट्रोल डलवाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो हम कहते हैं कभी कभार फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से करंट में जो प्राइस है हम उसको इग्नोर कर देते हैं और बढ़े हुए प्राइस पे भी हम क्या कर देते हैं, डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। ये होता है हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइसेस। आ रही है बात समझ में? किसी को परेशानी यहाँ तक? ठीक है, सबसे पहले बात हमने कहा कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइजेस में कि अगर आज हम बढ़े हुए रेट पे, आज हम क्या कर रहे हैं, बढ़े हुए रेट पे डिमांड को डिक्रीज करने की जगह डिमांड को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज ही कर रहे हैं। ये बिकॉज ऑफ द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइजेस। मुझे लग रहा है फ्यूचर में जाके जो प्राइस है ना वो और इंक्रीज होने वाले हैं, तो क्यों ना मैं इन गुड्स को आज ही और ज़्यादा परचेज कर लूँ। आ रही बात समझ में? बहुत ईजी सा पॉइंट था, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब उसके बाद चलते हैं आगे। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइसेस के बाद आता है गवर्नमेंट और पॉपुलेशन। अच्छा, हम सबसे पहले ना इसकी ट्रिक देख लेते हैं। ये ट्रिक आपने पहले भी कहीं देखी होगी, तो देखिए हम अपनी क्लासेस में वो ट्रिक्स यूज़ करते हैं जो ट्रिक्स हम लोगों ने यूज़ की थी ड्यूरिंग आवर सीए प्रिपरेशन। आ रही है बात समझ में? तो कहीं भी हम ऐसा क्लेम नहीं करते कि ये ट्रिक्स हमने ही बनाई हुई हैं, ये वही ट्रिक्स है जो हमने यूज़ की थी। आ रही है बात समझ में? हमारा मोटिव है केवल और केवल आपको ट्रिक्स पता चलनी चाहिए। टी से क्या होगा, देखिए टी से आएगा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, तो ये आ गया टी से। आई से क्या आएगा, देखिए आई से आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। पी से क्या आता है, पी से आता है प्राइस ऑफ द गुड्स। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट पी से आता है पॉपुलेशन। फिर ई से आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइजेस, और आर से क्या आता है रिलेटेड गुड्स। आ रही बात समझ में? अभी ए क्या होता है, सी एंड जी क्या होता है। ए का मतलब होता है एज, सी का मतलब क्या होता है कस्टमर क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि उधार। एन का मतलब क्या होता है नेशनल इनकम, और जी का मतलब होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज। ठीक है, टी का मतलब क्या होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। इसको हम ऐसा करते हैं, न्यू पेज पे लिख लेते हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टी आई डबल पी ई आर, टिपर, ए सी एन जी। टी से क्या होता है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। आई से क्या होता है हमारा इनकम ऑफ कंज्यूमर। पी से क्या होता है, पी से होता है प्राइस। पी से क्या होता है, पी से होता है पॉपुलेशन। ई से होता है एक्सपेक्टेशन। आर से होता है रिलेटेड प्राइस, रिलेटेड गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट। ए से होता है एज, सी से होता है कस्टमर क्रेडिट फैसिलिटी, एन से होता है नेशनल इनकम, और जी से होता है गवर्नमेंट की पॉलिसी। देखिए इसमें हमने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पढ़ लिया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर पढ़ लिया, प्राइस पढ़ लिया, पॉपुलेशन रह गया है। अब पॉपुलेशन समझने की कोशिश कीजिए।
ठीक है, एक तो आ जाएगा पॉपुलेशन और एक देखते हैं हम एज वाला पॉइंट। एक रह गया है हमारा नेशनल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम कहते हैं इसको, और एक होता है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी। देखिए सबसे पहली बात पॉपुलेशन में हम कह रहे हैं कि अगर किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन होगी ज़्यादा, तो अगर पॉपुलेशन, ये पी नहीं है, पी का मतलब प्राइस नहीं है, ये पी है पॉपुलेशन, तो अगर पॉपुलेशन किसी भी कंट्री में होती है ज़्यादा तो उस कंट्री में जो गुड्स की डिमांड होगी वो भी कैसी होगी, ज़्यादा। बड़ा ईजी है, पॉपुलेशन होगी कम तो गुड्स की डिमांड भी कैसी होगी, कम। इसको तो इतना ही समझेंगे केवल और केवल। अगला हम बात करते हैं एज। एज में समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हमारी कंट्री में बुजुर्ग लोग ज़्यादा हैं, यानी कि अगर एजेड पर्सन ज़्यादा हैं, तो हमारी कंट्री में जो डिमांड होगी वो किसकी होगी, मेडिसिन की डिमांड ज़्यादा होगी। आ रही बात समझ में। और अगर हम कह रहे हैं कि हमारी कंट्री में बच्चे ज़्यादा हैं, चाइल्ड ज़्यादा हैं अगर हमारी कंट्री में, तो इस केस में क्या होगी, टॉयज़ की डिमांड ज़्यादा होगी। आ रही बात समझ में। तो एज कहता है, एज के अकॉर्डिंग क्या होती है, डिमांड क्या होती है, चेंज होती है। आगे आता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम समझने की कोशिश कीजिए। नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन की बात ये करता है कि अगर नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है या अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर नेशनल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल है तो यानी कि लगभग सबके पास ही क्या होगी, इनकम होगी, सबके पास एवरेज अर्निंग होगी। अगर सबके पास एवरेज अर्निंग है तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर सबके पास एवरेज अर्निंग है तो हम गुड्स उस अकॉर्डिंग बनाएंगे कि पॉपुलेशन पूरी की पूरी क्या करेगी, परचेज करेगी। आ रही बात समझ में। अगर नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल है, सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, अगर नेशनल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, या नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अनइक्विटेबल। तो अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सबके हाथ में पैसा होगा तो सब लोग डिमांड करेंगे तो डिमांड होगी ज़्यादा। और अगर अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है तो कुछ ही लोगों के हाथ में पैसा होगा और कुछ ही लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, इसी वजह से डिमांड होगी कम। आ रही बात समझ में। बड़ा इजी सा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसी, अच्छा कस्टमर क्रेडिट पॉलिसी और रह गई होगी। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, कस्टमर क्रेडिट पॉलिसी। कस्टमर क्रेडिट पॉलिसी। कस्टमर क्रेडिट पॉलिसी अब समझने की कोशिश करेंगे हम। कस्टमर क्रेडिट पॉलिसी का मतलब है कि जो कस्टमर है उसे उधार मिल पा रहा है या नहीं। अगर कस्टमर को क्रेडिट यानी कि उधार मिल रहा है ज़्यादा तो उसके हाथ में पैसे आ गए ज़्यादा, और जब पैसे आ जाते हैं हाथ में ज़्यादा तो डिमांड भी हो जाती है उस पर्टिकुलर गुड्स की ज़्यादा। आ रही बात समझ में। और जब हम कह रहे हैं क्रेडिट है कम, क्रेडिट यानी कि उधार है कम, उधार कम तो डिमांड भी कम। आ रही बात समझ में। उसके बाद आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी यानी कि गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है अगर ज़्यादा। अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी ज़्यादा तो उस केस में हमारे पास जो डिस्पोजेबल इनकम होगी वो होगी कम। डिस्पोजेबल इनकम अगर हमारे हाथ में कम है तो डिमांड भी कैसी हो जाएगी, कम। वहीं अगर हम कहें कि गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है कम, अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी कम तो हमारे हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कैसी होगी, ज़्यादा। और अगर हमारे हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी तो डिमांड होगी ज़्यादा। दोबारा से देख लेते हैं 3-4 पॉइंट्स को। पॉपुलेशन कहती है जितनी ज़्यादा किसी कंट्री में पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा डिमांड होगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड कम होगी। नेक्स्ट कहता है एज। एज के केस में हम कहते हैं कि अगर ओल्ड लोग ज़्यादा हैं, कैसे लोग ज़्यादा हैं, अगर ओल्ड लोग ज़्यादा हैं तो मेडिसिन की डिमांड ज़्यादा होगी, और अगर चाइल्ड ज़्यादा हैं तो चिल्ड्रन ज़्यादा हैं तो इस केस में टॉयज़ की डिमांड ज़्यादा होगी। आ रही बात समझ में। नेशनल इनकम में दो तरीके की बात आती है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या अनइक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब सभी के हाथ में पैसा है, अगर सभी के हाथ में पैसा है तो सभी लोग डिमांड करेंगे तो डिमांड होगी ज़्यादा। और अगर अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ ही लोगों के हाथ में पैसा है तो कुछ ही लोग डिमांड करेंगे और डिमांड होगी कम। आगे आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी कहती है कि अगर टैक्स गवर्नमेंट लगाएगी ज़्यादा तो लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम का मतलब वो इनकम जो लोग खर्च कर सकते हैं इन बाइंग एनी गुड्स और सर्विसेज, तो डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगी कम अगर टैक्स होगा ज़्यादा, और डिस्पोजेबल इनकम कम तो डिमांड कम। नेक्स्ट कहता है अगर टैक्स होगा कम तो डिस्पोजेबल इनकम होगी ज़्यादा, और अगर डिस्पोजेबल इनकम होगी ज़्यादा तो डिमांड होगी ज़्यादा।
अगला कहता है कस्टमर क्रेडिट फैसिलिटी। कस्टमर क्रेडिट फैसिलिटी कहता है कि अगर लोगों को उधार मिल सकता है ज़्यादा तो लोग डिमांड करेंगे ज़्यादा, और अगर लोगों को उधार मिल सकता है कम तो लोग डिमांड करेंगे कम। आ रही बात समझ में? इसी के साथ हमारे फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड सारे के सारे हो जाते हैं ख़त्म। आ रही बात समझ में? डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड लगभग सारे के सारे हो जाते हैं ख़त्म। आ रही बात समझ में? अभी तक हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज डिमांड। तो डिमांड 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, डिज़ायर प्लस मीन्स टू परचेज और विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स टू परचेज इन बाइंग एनी गुड्स और सर्विसेज। उसके बाद बात आती है व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड या फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, ऐसे फैक्टर्स जो कि डिमांड को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहला बात हमने क्या, टिप्पर CNG में टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो टेस्ट और प्रेफरेंसेस में सबसे पहली बात हमारी क्या थी, देख लेते हैं। टेस्ट और प्रेफरेंसेस हमारा कहता है कि देखो डिमांड 4 इफेक्ट होते हैं डिमांड के टेस्ट और प्रेफरेंसेस के। पहला इफेक्ट कौन सा होता है? पहला इफेक्ट है हमारा सपोज दैट डेमोन्स्ट्रेशन, कौन सा? बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट कहता है कि जब हम ट्रेंड के साथ चलते हैं, बैंड वैगन इफेक्ट क्या कहता है, जब हम ट्रेंड के साथ चलते हैं और ट्रेंडी गुड्स को परचेज करते हैं तो ये होता है हमारा बैंड वैगन इफेक्ट। चाहे हम ट्रेंड के साथ नहीं चल रहे हों पर जब हम देखा देखी की वजह से गुड्स परचेज करते हैं तो ये होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। जब हम कॉमन हर्ट से अलग होते हैं तो ये होता है हमारा स्नोब इफेक्ट। और जब हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं महंगे गुड्स को परचेज करते हैं और ये प्रेस्टीजियस गुड्स, महंगे गुड्स को परचेज करते हैं तो ये होता है हमारा वेबलिन इफेक्ट। आ रही बात समझ में? ये क्या होता है हमारा वेबलिन इफेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, आई ऑफ यानी कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर के लिए हमने क्या पढ़ा कि जो इनकम और डिमांड होती है ना उनके बीच का रिलेशन जो कर्व रिप्रेजेंट करता है वो होता है हमारा एंजल कर्व। एंजल कर्व 3 तरीके की गुड्स के डिमांड के बारे में बात करता है। एक होता है हमारा नॉर्मल गुड्स, एक हमारा नेसेसरी गुड्स, एक हमारा इन्फीरियर। नॉर्मल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि इनकम के बढ़ने के साथ क्या होते हैं, बढ़ते हैं, जिनकी डिमांड। नेसेसरी गुड्स ऐसे होते हैं जो कि इनकम चाहे इंक्रीज हो, इनकम चाहे डिक्रीज हो, इन गुड्स की डिमांड पर कोई इतना असर नहीं पड़ता, मतलब लगभग पड़ता ही नहीं। साथ साथ में हम कहते हैं इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स होते हैं लो क्वालिटी गुड्स। अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की जो इनकम है वो रिड्यूस होती है तो वो पर्सन इन्फीरियर गुड्स को ज़्यादा खरीदेगा, लो क्वालिटी गुड्स को ज़्यादा खरीदेगा। और वहीं अगर उसकी इनकम होती है ज़्यादा तो वो हाई क्वालिटी गुड्स को ज़्यादा खरीदेगा, तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड हो जाएगी कम। फिर उसके बाद आता है TIP। पी से आता है प्राइस। प्राइस के केस में हमने क्या बात की थी, प्राइस के केस में हमने बात की थी, देखिए प्राइस के केस में हमने बात की थी ये वाली। प्राइस के केस में हमने बात की थी कि जब भी किसी गुड्स का जो प्राइस है वो इंक्रीज होता है तो उससे होने वाली डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और जब भी प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है जनरली। तो प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है, इसी वजह से डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है। उसके बाद हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, TIPP। एक P और है कौन सा, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के केस में हमने बात की थी, पॉपुलेशन के केस में हमने बात की थी कि पॉपुलेशन अगर क्या होगी, ज़्यादा है तो डिमांड उस इकोनॉमी में ज़्यादा होगी, और पॉपुलेशन अगर कम है तो उस इकोनॉमी में जो डिमांड है वो कम होगी। आ रही बात समझ में? फिर था एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइजेस। तो देखिए फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में क्या होता है कि अगर मुझे आज लगता है कि कल प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो आज मैं बढ़े हुए प्राइस पर भी उन गुड्स की डिमांड बढ़ा दूंगी। पर अगर मुझे आज ऐसा लगता है कि कल जाके प्राइस रिड्यूस होंगे तो कल का मैं वेट करूंगी, और कहीं ना कहीं क्या करूंगी, कल का वेट करने के बाद मैं कहीं ना कहीं आज डिमांड को इंक्रीज नहीं करूंगी। एक्सपेक्टेशन के बाद आता है रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स समझिए, रिलेटेड गुड्स क्या कहते हैं, रिलेटेड गुड्स कहते हैं कि 2 तरह के गुड्स होते हैं, एक होता है भैया सब्सटीट्यूट गुड्स और एक होता है भैया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, देखिए सब्सटीट्यूट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो हम क्या करते हैं, एक दूसरे की जगह यूज़ करते हैं, जैसे टी और कॉफ़ी, पेप्सी और कोक। तो जब भी गुड्स होते हैं कैसे, सब्सटीट्यूट गुड्स, तो उस केस में क्या होता है कि अगर कोक के प्राइस रिड्यूस हो रहे हैं तो पेप्सी की डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, कोक की डिमांड ही इंक्रीज होगी। साथ में अगर हम कह रहे हैं टी और कॉफ़ी है, टी अगर महंगी हो गई तो कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो सब्सटीट्यूट गुड्स में एक गुड्स के प्राइस और दूसरे गुड्स के डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। साथ साथ एक गुड्स के प्राइस और दूसरे गुड्स के डिमांड के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, सॉरी गलती से मैं इनवर्स बोल गई, कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि हम एक दूसरे के साथ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी एंड शुगर, साथ साथ में इंक एंड पेन। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं इसके केस में क्या होता है कि अगर शुगर महंगी हो गई तो क्या हम टी ज़्यादा पियेंगे या हम टी कम पियेंगे? तो अगर शुगर महंगी हो जाती है तो हम टी कम पियेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक गुड्स के प्राइस और दूसरे गुड्स के डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है। आ रही बात समझ में? ये दोनों के डिमांड कर्व बने हुए हैं, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट हैंड टू हैंड ले सकते हो स्लाइड्स का। उसके बाद आता है टिपर ए इज़ फॉर द एज की हमने बात कर ही ली थी। टिपर ए सी से कस्टमर क्रेडिट फैसिलिटी। कस्टमर क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि अगर आपको उधार ज़्यादा मिल सकता है तो डिमांड उस गुड्स की होगी ज़्यादा, और अगर आपको उधार मिल सकता है कम तो डिमांड होगी कम। फिर उसके आता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली थी, इक्विटेबल अनइक्विटेबल और गवर्नमेंट की भी बात कर ली थी हमने। तो टिपर ए CNG यहाँ क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ये थे हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड के बाद अब बात करेंगे हम किसके बारे में, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। क्या करेंगे हम, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। ठीक है, चलिए लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं, या फिर हम क्या कर लेते हैं, जितना भी हमने पढ़ा है उसकी थोड़ी सी हम क्या कर लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। क्या कर लेते हैं, हम थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिए देखिए, रीडिंग करेंगे। आपको ये PDF दिखाई दे रही होगी। आप भी क्या कर सकते हो, अपने स्टडी मटेरियल ओपन कर सकते हो CA फाउंडेशन इकोनॉमिक्स का। इसमें आप निकालोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की यूनिट नंबर 1, लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। देखिए, ये देखिए आपको एक ग्राफ दिखाई, एक क्या दिखाई दे रहा होगा, डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इसमें इन्होंने बताया है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कि डिमांड होती है, एक सप्लाई होती है। अच्छा, सप्लाई क्या होता है ये हम सप्लाई वाली यूनिट में बात करेंगे। अभी के लिए हम किस पर चलते हैं, केवल डिमांड पे। आगे चलिए, इसने बताया लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। अभी तो काफ़ी कुछ है इस यूनिट में। क्या कह रहा है देखो, एज एन एंटरप्रेन्योर ऑफ अ फर्म, एज अ मैनेजर ऑफ अ कंपनी, अच्छा यू वुड ऑफ्टन फेस सर्टेन सिचुएशंस। तो वो कह रहा है सिचुएशंस बता रहा है कि आप इसकी वजह से हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं। सबसे पहली बात उसने क्या कही है, देखिए द टर्म डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ बायर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइजेज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ टू बी नोटेड दैट द डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज समथिंग मोर देन द डिजायर टू परचेज। यानी कि जो डिमांड होती है वो डिजायर टू परचेज से ज़्यादा होती है। दो डिज़ायर इज़ वन ऑफ द एलिमेंट। जो डिज़ायर होता है वो कैसा होता है, एक एलिमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल पीपल में डिज़ायर मच बिगर हाउसेस, luxurious cars, but there are also constraints that they face, such as price of the product and limited means to purchase. Thus, wants or desire together with the real world constraint determine what they buy. The effective demand for a thing depends on desire, means to purchase and willingness to use those means to purchase. यानी कि हम क्या कह रहे हैं, जो डिमांड होती है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनती है, डिज़ायर से, मीन्स टू परचेज यानी कि रिसोर्सेज जो चाहिए रहते हैं हमें डिमांड को क्रिएट करने के लिए, और विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स टू परचेज यानी साथ साथ में क्या केवल रिसोर्सेज का होना सफिशिएंट है, आंसर इज नो। रिसोर्सेज के होने के साथ साथ हमें रिसोर्सेज को खर्च करने का मन भी होना चाहिए। साथ साथ में हम क्या कह रहे हैं, टू थिंग्स आर टू बी नोटेड दैट द क्वांटिटी डिमांडेड में, कि द क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलरेडी एक्सपेक्टेड एट अ गिवन प्राइस। यही वाली बात हमने की थी कि दो तरीके की बात होती है, एक होता है डिमांड और एक होता है क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा किस पे होता है, गिवन प्राइस पे होता है। डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी आर जनरली डिमांडेड। हर अलग अलग प्राइस पर जो डिमांड होगी वो चेंज हो जाएगी। जनरल डिमांड सेम होगी, अलग अलग अगर प्राइस चेंज होगा तो डिमांड चेंज होगी। इन शॉर्ट, डिमांड वी मीन्स वेरियस क्वांटिटीज इन अ गिवन कमोडिटी service which consumers would buy in one market during a given period of time at various prices or at various income or at various price of related goods. फिर इसने किसके बारे में बात की है, what determines demand। तो डिमांड के डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात की है। सबसे पहले क्या बताया है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ऑब्वियसली द गुड्स ओन प्राइस
इज अ की डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स डिमांड। सिट्रस पेरिबस, देखिए सिट्रस पेरिबस, ये जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वर्ड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस सिट्रस पेरिबस का मतलब क्या है? सिट्रस पेरिबस का मतलब होता है अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। देखिए लिख रहा है ना, अदर थिंग इक्वल। हम कहते हैं, हम प्राइस और डिमांड के बीच के रिलेशन की बात कर रहे हैं कि प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, पर हम इस केस में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बाकी फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग डिमांड वो सेम रहेंगे। जैसे कि अगर सपोज दैट प्राइस तो बढ़ रहा है, साथ में मेरी इनकम भी बढ़ गई, तो अगर मेरी इनकम भी बढ़ जाएगी तो प्राइस के बढ़ने से मुझे इतना असर नहीं पड़ेगा, उस गुड्स को मैं खरीदती। पर सिट्रस पेरिबस कहता है कि भाई बाकी चीज़ों को सेम मानो, केवल प्राइस के बढ़ने से डिमांड का क्या असर पड़ेगा, ये बात समझो। तो केवल प्राइस के बढ़ने से तो भैया डिमांड डिक्रीज होगी, ये वाली बात वो कहता है। तो वो क्या कह रहा है कि अदर थिंग बीइंग इक्वल, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। इट implies that rise in the price of a commodity brings about a fall in the quantity purchased and vice versa. This happens because of the income and substitution effect. Price of the related goods. रिलेटेड कमोडिटीज दो तरीके की होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और कौन सी होती है हमारे सब्सटीट्यूट गुड्स यानी कंपीटिंग गुड्स। देखिए कंपीटिंग और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों अलग है। कॉम्प्लीमेंट्री एक साथ यूज होने वाली गुड्स, कंपीटिंग यानी कि एक दूसरे की जगह कंपीट करके, एक दूसरे की जगह इंटरचेंजेबल गुड्स जो होते हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं, उनको कहते हैं हम कंपीटिंग गुड्स। क्या कह रहा है देखिए, ये कह रहा है द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर वन कॉज इन द डिमांड फॉर द अदर व्हेन टू कमोडिटीज आर कॉम्प्लीमेंट्स, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन will cause the demand of the other to rise. For example, fall in the price of petrol driven car would lead to rise in the demand for petrol. तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर पेट्रोल के कार, जो पेट्रोल से चलने वाली कार हैं, अगर उन कार के प्राइस कम हो गए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, उन कार को परचेज करेंगे। जब हम उस कार को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेंगे तो पेट्रोल की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है एक गुड्स के प्राइस और दूसरे गुड्स की क्वांटिटी के बीच में। एंड इंक्रीज इन द प्राइस, उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए ये सिमिलरली कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखिए आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा, चाहे आपका एमसीक्यू एग्जाम है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के जो एमसीक्यू होते हैं वो बिल्कुल इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में से ही आते हैं। जब आप इकोनॉमिक्स का क्रैकर देखोगे तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला एग्जाम्पल ज़रूर से देखने को मिलेगा क्वेश्चन में। तो अगर आप ढंग से स्टडी मटेरियल पढ़ लेते हो तो हम क्या करते हैं, क्लास में रीडिंग करेंगे। तो क्लास में अगर हम रीडिंग कर रहे हैं तो आप एक्टिवली रीडिंग करिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तो आपके जो मार्क्स हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। आ रही बात समझ में, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे कह रहा है फॉल इन द प्राइस ऑफ कंप्यूटर विल कॉज राइज इन द डिमांड ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर प्राइस ऑफ कंप्यूटर डिक्रीज हो गए तो डिमांड ऑफ सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। Thus we find that there is an inverse relation between the demand of a good and the price of the good. यही वाली बात हमने की थी। आगे कह रहा है two commodities are called competing goods or substitute when they satisfy the some want and can be used with ease in place of one another. For example, tea, coffee, ink pen, ball pen, different brands or toothpaste, etc. substitute for each other and can be used in place of one another easily. When goods are substituted, if the price of the product being purchased goes up, buyers may switch to a cheaper substitute. This decreases the demand for the product at a given price but increase the demand for the substitute. Similarly, a fall in the price of a product, ceteris paribus, lead to fall in the quantity demanded of a substitute. For example, if the price of tea falls, people will try to substitute it for coffee and demand more. तो वो क्या कह रहा है कि अगर क्या हो गया, प्राइस ऑफ द टी फॉल हो गई तो लोग क्या करेंगे, टी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे कॉफ़ी के साथ। यानी कि अब क्या करेंगे, डिमांड मोर, यानी कि क्या डिमांड ज़्यादा करेंगे, कॉफ़ी डिमांड ज़्यादा नहीं करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे किसकी, टी की, क्योंकि टी के प्राइस क्या हो गए, कम हो गए हैं। आ रही बात समझ में। तो टी के प्राइस अगर कम हो गए हैं तो डिमांड किसकी डिक्रीज होगी, कॉफ़ी की। तो टी के प्राइस और कॉफ़ी की क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। आ रही बात समझ में। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। आ रही बात समझ में। चलिए अब पढ़ते हैं डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के साथ जो अगर हम बात करते हैं डिमांड का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है कि अगर डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम मतलब अगर मैं कहती हूँ मैं 100 रुपीज़ अर्न करती हूँ, 100 रुपीज़ में से मैं गवर्नमेंट को 10 रुपये का टैक्स दे देती हूँ, तो मेरे हाथ में जो इनकम खर्च करने के लिए बाकी बची वो कितनी बची, केवल और केवल 90 रुपीज़ की। तो जब ये 90 रुपीज़ की इनकम है मेरी और मैं क्या कर रही हूँ, कुछ पर्टिकुलर गुड्स
कि मैं 5 यूनिट परचेज कर रही हूँ, सपोज दैट वो 5 यूनिट में परचेज कर रही हूँ 90 रुपीज़ में। अब अगर गवर्नमेंट ने जो टैक्स रेट है वो 10% से इंक्रीज़ करके 20% का कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, मेरे पास जो डिस्पोजेबल इनकम है यानी कि जो खर्च करने लायक इनकम है वो केवल और केवल 90 की जगह बचेगी 80 रुपीज़ की। तो जैसे ही मेरे हाथ में इनकम 90 की जगह 80 की बचेगी, वैसे ही जो पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड है मैं डिक्रीज़ करूँगी या इंक्रीज़, पर्टिकुलर गुड्स की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में पैसे ही नहीं है उस गुड्स को खरीदने के लिए। इसी वजह से हम कहते हैं कि डिस्पोजेबल इनकम के साथ अगर हम बात करते हैं डिमांड का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, डिस्पोजेबल इनकम कम तो डिमांड कम, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब देखिए क्या लिख रहा है इसमें, द परचेजिंग पावर ऑफ अ बायर is determined by the level of his disposable income. Other thing being equal, the demand for a commodity depends upon the disposable income of the potential purchaser. In general, increase in disposable income tend to increase the demand, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन हो गया, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट एनी गिवन प्राइजेस। अ डिक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम जनरली लोअर्स द क्वांटिटी डिमांडेड एट ऑल पॉसिबल प्राइजेस। साथ साथ में अगर डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ उस गुड्स की भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आगे कहता है द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिस्पोजेबल इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गुड्स। अ बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गुड इज यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग द इफेक्ट ऑफ इनकम ऑन द डिमांड। आगे कह रहा है द नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर डिमांडेड इन इंक्रीजिंग क्वांटिटीज एज अ कंज्यूमर। अभी क्या कह रहा है, देखो कि जनरली इनकम और डिमांड के बीच में जो रिलेशन होता है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ गुड के ऊपर। जैसे हमने पढ़ा था कि 3 तरीके के गुड्स होते हैं, एक होता है हमारा नॉर्मल गुड्स, एक होता है इंफीरियर गुड्स, एक होता है नेसेसिटीज़। तो हम कहते हैं कि अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो इनकम बढ़ने के साथ साथ जिन गुड्स की डिमांड में इंक्रीज करूँगी वो होते हैं नॉर्मल गुड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल जितनी ज़्यादा इनकम होगी मैं उतनी ज़्यादा न्यू क्लॉथ्स खरीदूंगी, साथ साथ में उतनी ही ज़्यादा मैं बाजार का कुछ अच्छा चीज़ें खाने जाऊंगी, साथ साथ में क्या करूँगी, लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स भी क्या हो जाएगा, मेरा इंक्रीज़ हो जाएगा। ये होता है नॉर्मल गुड्स। साथ में क्या कहती हूँ मैं कि अगर इनकम के इंक्रीज़ होने की वजह से मैं किन्हीं गुड्स की डिमांड को डिक्रीज़ करती हूँ तो वो गुड्स कौन से होंगे, इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स यानी कि बैड क्वालिटी गुड्स। साथ साथ में मैं कहती हूँ कि अगर इनकम के इंक्रीज़ होने की वजह से ऐसे कौन से गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड ना तो इंक्रीज़ होती है ना तो डिक्रीज़ होती है, वो गुड्स होते हैं हमारे नेसेसिटीज़ गुड। क्योंकि नेसेसिटीज़ क्या कहती हैं कि जो चीज़ें आवश्यक हैं इनकम के बढ़ने के साथ क्या मैं उन नेसेसरी का कंजम्पशन इंक्रीज़ कर दूंगी, आंसर इज नो। पहले मैं जितना उन्हें खाती थी या परचेज करती थी, कंज्यूम करती थी, उतना ही क्या करूँगी मैं नेसेसरी गुड्स को आज भी कंज्यूम करूँगी। आगे कह रहा है देखिए, नॉर्मल गुड्स आर दोज दैट आर डिमांडेड इन इंक्रीजिंग क्वांटिटीज एज कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेज। तो कह रहा है ना ये कि नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं कि अगर इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो इनकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल गुड्स, हाउस होल्ड फर्नीचर, क्लॉथिंग, ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड सेमी ड्यूरेबल्स एक्सेट्रा fall in this category when income is reduced, for example due to recession, demand for the normal goods fall। यानी कि इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी, इनकम ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा। These are some commodities for which the quantity demanded rise only up to, अब किसके बारे में बात कर रहा है, नेसेसरी गुड्स के बारे में बात कर रहा होगा। आगे क्या कह रहा है देखो, these are some commodities for which quantity demanded is rise only up to a certain level of income and decrease with an increase in money income beyond this level, these goods are called inferior goods। अब ये inferior goods की क्या कह रहा है देखिए कि अगर सपोज दैट पहले कोई इंसान 100 रुपीज़ अर्न कर रहा था तो वो पर्टिकुलर क्या कर रहा था, ब्रेड परचेज कर रहा था, जिस ब्रेड का पैकेट उसे पड़ता था 80 रुपीज़ का। अब वो क्या कर रहा है, 150 रुपीज़ अर्न कर रहा है तो वो क्या करेगा, एक फुल ब्रेड का पैकेट लेगा और एक हाफ ब्रेड का पैकेट ले लेगा। सपोज 120 रुपीज़ वो ब्रेड के ऊपर खर्च कर देगा। पर वहीं अगर उसकी इनकम 150 की जगह डायरेक्टली हो जाती 200 या उसकी इनकम हो जाती 300, तो वो क्या करता, इस लो क्वालिटी ब्रेड के पैकेट की जगह परचेज करता सुपीरियर क्वालिटी का ब्रेड का पैकेट। तो इंफीरियर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि इनकम के थोड़ा बढ़ने के साथ इनकी डिमांड हल्की फुल्की बढ़ती है, पर जैसे ही इनकम ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है वैसे ही इन गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। आगे कह रहा है असेंशियल कंज्यूमर गुड्स यानी कि नेसेसरीज such as food grains, fuel, cooking oil, necessary clothing, etc. satisfy the basic necessities of life and are consumed by all individuals in a society. A change in consumers' income although will cause an increase in the demand for these necessities, but this increase will be less than proportionate to the increase of the income। यानी कि हम कह रहे हैं जो नेसेसिटीज़ हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी पर इनकम के प्रपोर्शन के साथ नहीं बढ़ती। जनरली हम यही मानते हैं कि जो नेसेसरी गुड्स हैं इनकम से इनइलास्टिक होते हैं, यानी कि इनकम बढ़ेगी तो नेसेसरी गुड्स की डिमांड नहीं बढ़ेगी। दिस इज बिकॉज
As people become richer, there is a relative decline in the importance of the food and other non-durable goods in overall consumption basket and a rise in the importance of durable goods such as टीवी, कार, हाउस एक्सेट्रा। जो टेलीविज़न है, कार है, हाउस है, इनकी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स एंड प्रेस्टिजियस गुड्स अराइज बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ कंज्यूमर इनकम एंड कीप राइजिंग एज अ इनकम इंक्रीजेस। तो जो डिमांड होती है ना किसकी? लग्जरी गुड्स की और प्रेस्टिजियस गुड्स की, वो बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम, कंज्यूमर इनकम क्या हो जाती है? राइज हो जाती है। Business managers should be fully aware of the nature of the goods which they produce or the nature of the need which their product satisfy and the nature of relationship of quantity demanded with the change in buyer's income. For assessing the current as well as future demand for their product, they should also recognize the movement in the macroeconomic variable that affects buyer income. Taste and preferences. Taste and preferences में क्या कहता है? देखिए, the demand for a commodity also depends upon the taste and preferences of the buyer and changes in them over a period of time. Goods which are modern or more in fashion command higher demand than goods which are old design or out of fashion. Consumer may perceive a product as obsolete and discard it before it is fully utilized and then prefer another good which is currently in fashion. For example, there is a greater demand for the latest digital devices and trendy cloth, and we find that more and more people are discarding these goods currently in use, even though they could have used it for some more years. So, वो क्या कह रहा है? लोग क्या करते हैं, कभी कभार कुछ गुड्स को उन्होंने परचेज किया, जैसे ही वो गुड्स आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं, लोग उनका कंजम्पशन क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। चाहे वो प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका कंजम्पशन अभी थोड़े समय तक और किया जा सकता है, फिर भी ये लोग क्या करते हैं? जो फैशन में चीज़ें हैं उनको परचेज करते हैं, और जो चीज़ें आउट ऑफ फैशन हो गई हैं उनका यूज़ क्या कर देते हैं? डिक्लाइन कर देते हैं। आगे क्या कह रहा है? देखिए, एक्सटर्नल इफेक्ट ऑन यूटिलिटी सच एज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, हमने बात की थी। डेमोन्स्ट्रेशन होता है, बैंड वैगन होता है। बैंड वैगन मतलब ट्रेंड, डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि देखा देखी। वेबलिन का मतलब क्या होता है? प्रेस्टिजियस गुड खरीदेंगे यानी कि इज्जत बढ़ेगी महंगी गुड्स खरीदने से। स्नोब का मतलब क्या होता है? कॉमन हर्ट से अलग होना। प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन डिटरमाइनिंग द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट अ टर्म कॉइन्ड बाय जेम्स डिशनबेरी। तो देखिए, ये वाली लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है वो किसने दिया था? जेम्स डिशनबेरी ने दिया था। रेफर्स टू द डिजायर ऑफ द पीपल टू emulate the consumption behavior of the other. In other words, people buy or have things because they see other are able to have them. यानी कि वो क्या कह रहा है? देखिए, पीपल बाय करते हैं कुछ गुड्स को कब? जब वो क्या करते हैं? देखते हैं। सी अदर्स यानी कि देखा देखी की वजह से जब वो गुड्स परचेज करते हैं, वो होता है डेमोन्स्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, एन इंडिविजुअल्स डिमांड फॉर सेलफोन में बी अफेक्टेड बाय सीइंग हिज न्यू मॉडल ऑफ सेलफोन इन हिज नेबर और द फ्रेंड हाउस। ऐसा ही एग्जाम्पल हमने लिया था कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट देखा देखी की वजह से होता है। मेरे फ्रेंड ने कोई चीज़ परचेज की तो मुझे भी परचेज करनी है, या मेरे नेबर ने कोई चीज़ परचेज की है तो मुझे भी परचेज करनी है। इसकी वजह से जो डिमांड क्रिएट होती है वो होती है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अगला क्या कह रहा है? देखो, either because he likes what he sees or because he figure out that if his neighbor or friend have it, he can है ना have such goods। आगे कह रहा है bandwagon effect refers to the extent to which the demand of a commodity is increased due to the fact that others are also consuming the same commodity. It represents the desire of the people to purchase a commodity in order of fashionable or stylish or to conform to people they wish to associate it with। यानी कि किसकी बात कर रहा है? ट्रेंड की बात कर रहा है कि जो bandwagon effect है उस केस में हम कॉमोडिटी को डिमांड करते हैं इस वजह से कि जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, वो कम्युनिटी के लोग क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं इसी गुड्स से एसोसिएटेड है, तो हमें भी यही गुड्स क्या करने हैं? परचेज करने हैं। स्नोब इफेक्ट वी रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच डिमांड फॉर अ कंज्यूमर गुड इज डिक्रीज्ड। स्नोब में मतलब हमें कुछ अतरंगी करना है, सब लोग ये काम कर रहे हैं तो हमें ये काम नहीं करना है। owing to the fact that others are also consuming the same commodity, this represent the desire of people to be exclusive, to be different, टू डिसएसोसिएट themselves फ्रॉम द कॉमन हर्ट। हमने बात की थी कि हम कॉमन हर्ट से अलग होना चाहते हैं, यानी कि डिसएसोसिएट होना चाहते हैं, अलग हटना है हमें इस कॉमन हर्ट से। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ प्रोडक्ट बिकम कॉमन अमंग ऑल, सम पीपल डिक्रीज और ऑल टुगेदर स्टॉप इज कंजम्पशन। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि जैसे अगर हर कोई पर्सन कॉमर्स लेने के बाद क्या कर रहा है? बीकॉम कर रहा है, एमकॉम कर रहा है, तो हमें क्या करना है? सीए करना है, कहीं ना कहीं कॉमन हर्ट से अलग हटना है। आगे क्या कह रहा है? देखिए, डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेशन, बैंडवैगन इफेक्ट एंड स्नोब इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन और बैंडवैगन को एक साथ लेते हैं, हमने पहले ही बताया था।
डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बैंडवैगन में क्या कह रहा है, इट इज साइकोलॉजिकल इफेक्ट इन विच पीपल डू द सेम वॉट अदर्स आर डूइंग, दे डू नॉट हैव देयर ओन बिलीफ एंड थिंकिंग. It leads to increase in the demand of a particular commodity. Example, when some people start investing money in share market, then many people start following the same विदाउट कंसीडरिंग इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. अगर बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो हम भी शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, चाहे हमें शेयर मार्केट की नॉलेज है या नहीं. तो ये कहाँ आएगा, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बैंडवैगन इफेक्ट में. स्नोब इफेक्ट क्या कहता है, इट इज अंडरस्टूड एज द डिजायर टू पोजेस अ यूनिक कॉमोडिटी हैविंग अ प्रेस्टिजियस गुड वैल्यू. इट इज क्वाइट अपोजिट टू द बैंडवैगन ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन. इट लीड्स टू डिक्रीज इन द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी. Example, if Miss X and Miss Y are rich rivals of each other, and if in any party Miss X wears an expensive dress, and on seeing Miss Y, who also having the same dress, decide to reject the use of the same dress, further rather Miss Y will try to use even more expensive one. तो वो क्या कह रहा है, एक मिस एक्स है और एक मिस वाई है, दोनों क्या हैं, बहुत ही रिच राइवल्स हैं. राइवल्स का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी यानी कॉम्पिटिटर्स हैं. दोनों ही ज़्यादा क्या है, रिच हैं. तो दोनों की ही कोशिश रहती है कि दोनों में से सबसे ज़्यादा रिच कौन दिखेगा. तो मिस एक्स और मिस वाई दोनों ही एक पार्टी में मिलती हैं, और मिस एक्स ने जो ड्रेस पहनी होती है, मिस वाई के पास भी सेम वैसी ड्रेस होती है. पर मिस वाई जैसे ही मिस एक्स को क्या करती हैं, वो ड्रेस पहनी हुई देखती हैं, तो मिस वाई डिसाइड करती हैं कि वो ड्रेस, सेम ड्रेस वो आगे से नहीं यूज़ करेंगी. आ रही बात समझ में. आगे कहता है, देखिए, हाईली प्राइस गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय स्टेटस सीकिंग रिच पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड फॉर कंजम्पशन. आगे, दिस इज कॉल्ड वेबलिन इफेक्ट. तो वेबलिन इफेक्ट में क्या था, प्रेस्टिजियस गुड्स खरीदते हैं, महंगे गुड्स. जितना महंगा गुड्स होगा उतनी ही हमारी क्या होगी, समाज में इज्जत बनेगी. ये होता है वेबलिन इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंसिव कार्स एंड ज्वेल्स. The distinction between the Snob effect and the Veblen effect is that former is a function of consumption. Snob effect is the function of consumption of the other and the later is a function of the price. जो Veblen है वो price से relate करता है और Snob किससे relate करता है, कहीं ना कहीं consumption से relate करता है. आगे क्या कह रहा है ये, फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है, देखिए, we conclude that people have taste and preferences and these do change. जो tasted preferences होते हैं वो भी change होते हैं, sometimes due to external and sometimes due to internal causes and influence the demand. Knowledge regarding taste and preferences is extremely valuable for the manufacturers and marketers as it would help them appropriately design new models of the product and services and plan production to suit the changing टेस्ट एंड नीड ऑफ द कस्टमर. तो जो नॉलेज होती है रिगार्डिंग टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस वो एक्सट्रीमली वैल्यूएबल होती है, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग क्या होता है, कहीं ना कहीं इसी के रिगार्डिंग हम क्या करना चाहते हैं, कंजम्पशन. अगर हमें किसी गुड्स का डिमांड क्रिएट करनी है तो इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिमांड क्रिएट होती है. आगे कह रहा है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन में हमने क्या बातें डिसाइड की थी कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जाके किसी पर्टिकुलर गुड्स के प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं, तो मैं करंट में उसकी जो डिमांड होगी उसको क्या कर दूंगी, इंक्रीज कर दूंगी. और अगर मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जाके किसी भी गुड्स के प्राइस डिक्रीज होने वाले हैं, कम होने वाले हैं, तो मैं करंट में उसको क्या कर दूंगी, डिमांड को डिक्रीज कर दूंगी. मैं कहूँगी फ्यूचर में जाके बढ़े हुए प्राइस पे ही हम क्या करेंगे, इन गुड्स को परचेज करेंगे. तो क्या कह रहा है, देखिए, consumers expectation regarding future prices, income, supply condition etc. influence the current demand. If the consumer expect increase in future price, increase in income and shortage in supply, more quantities will be demanded. If they expect fall in the price or fall in income, they will पोस्टपोन देयर परचेज. यानी कि अगर उन्हें कभी भी ऐसा लगता है कि इन गुड्स के जो प्राइस है फ्यूचर में जाके गिरने वाले हैं, तो आज वो डिमांड नहीं क्रिएट करेंगे, फ्यूचर के लिए डिमांड को क्या कर देंगे, रख देंगे, यानी कि डिमांड को कर देंगे पोस्टपोन. आगे क्या कह रहा है, देखिए, their purchase of the non-essential commodities and therefore the current demand for them will fall. Level of the consumer and business confidence about their future economic situation also affect spending and demand. आगे आता है अदर फैक्टर. अब अदर फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर क्या था, साइज ऑफ द पॉपुलेशन. हमने बात की थी पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा डिमांड होगी, पॉपुलेशन जितनी कम होगी उतनी कम क्या होगी, डिमांड. आगे कह रहे हैं जनरली लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन
रीजन लार्जर वुड बी नंबर ऑफ द बायर, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा बायर। अपोजिट इज द केस व्हेन पॉपुलेशन इज लेस, और अगर पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड कम होगी। बहुत ईजी सा पॉइंट है। एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल, एज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कहा था कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एज कुछ इस तरीके का है कि हमारी कंट्री में ज़्यादातर लोग कितने हैं 40+ के हैं, तो इस केस में हमारी कंट्री में मेडिसिन की डिमांड ज़्यादा होगी। और अगर हमारी कंट्री में मैक्सिमम लोग कैसे हैं बिलो 20 है या बिलो 15 है, तो इस केस में क्या होगा टॉयज की डिमांड ज़्यादा होगी। तो क्या कह रहा है, इफ़ अ लार्जर पोर्शन ऑफ द पीपल बिलोंग्स टू द ओल्डर एज ग्रुप रिलेटिव टू द यंगर एज ग्रुप, देयर विल बी इंक्रीज डिमांड फॉर जेनेटिक केयर सर्विसेज, spectacles, walking sticks, etc., and less demand for children's book. Similarly, if the population consists of more of the children, demand for toys, baby foods, toffees, etc. will be more. Likewise, if there is migration from rural areas to urban areas, there will be decrease in the demand for goods and services in the rural areas. तो वो क्या कह रहा है, Likewise, if there is a migration from rural areas to urban areas, there will be a decrease in the demand of the food and rural. यानी कि अगर लोग रूरल एरिया से ज़्यादा अर्बन एरियाज में मूव कर रहे हैं तो रूरल एरियाज की डिमांड कम, अर्बन की ज़्यादा। आगे क्या कह रहा है देखो, द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हमने बात की थी अगर नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। इक्विटेबल मतलब अगर हम कहते हैं हमारी इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं सब लोग मिलकर कितने रुपए अर्न करती हैं, सपोज दैट पूरी इकोनॉमी मिला के 1 लाख रुपीज़ अर्न करती है और वो 1 लाख रुपये की टोटल इनकम में से 95,000 की इनकम किसी सिंगल पर्सन से रिलेट करती है, तो वो सिंगल पर्सन अकेले कितनी डिमांड क्रिएट कर पाएगा। वहीं अगर ये 1 लाख रुपीज़ की इनकम 10 लोगों में इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी सबके पास 10,000 रुपीज़ आते हैं, तो 10,000 में 10 लोग क्या कर पाएंगे, ज़्यादा डिमांड क्रिएट कर पाएंगे। तो यही बात हम कहते हैं कि जब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है तो उस केस में क्या होता है, डिमांड कम होती है, और जब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल होता है तो डिमांड ज़्यादा होती है। क्या लिख रहा है देखो, द लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज अ क्रूशियल डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। हायर द नेशनल इनकम, हायर विल बी द डिमांड ऑफ ऑल नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज। द वेल्थ ऑफ द कंट्री में बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड सो दैट देयर आर few very rich people while the majority is very poor. Under such condition the propensity to consume of the country will relatively less. देखिए इसने लिख दिया वाला पॉइंट कि अगर हम कह रहे हैं कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, अनइवन होगा, तो कुछ ही लोग होंगे जो ज़्यादा अमीर होंगे। अगर ऐसा कुछ है तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, आप आगे बढ़ोगे MPC MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या सेव का मतलब क्या होता है कि अगर मैं 100 रुपये कमाती हूँ और इस 100 रुपये में से मैं 80 रुपये खर्च करती हूँ, तो ऑन एन एवरेज मैं अपनी इनकम का 80% हिस्सा, यानी कि 1 रुपया अगर मैं कमाऊँ तो 0.8 क्या करूँगी, मैं खर्च करूँगी। ये 0.8 ही होता है मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आ रही बात समझ में। उसके बाद मैं क्या कहती हूँ, अच्छा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है एडिशनल इनकम का, यानी कि अगर सपोज दैट मैं 100 रुपये की एडिशनल इनकम कमाऊँ तो 100 रुपये की एडिशनल इनकम का मैं 0.8 क्या करती हूँ, खर्च करती हूँ, 0.2 क्या करती हूँ, बचाती हूँ। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो गया, 0.8, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या हो गया, 0.2। और जो हम बात करें टोटल एक्सपेंसेस और टोटल इनकम के बारे में, वो होता है मेरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। आ रही बात समझ में। तो अगर मैं कह रही हूँ इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अनइवन है, यानी कि अगर कुछ ही लोग ऐसे हैं जो रिच हैं और उन्हीं के पास लगभग वेल्थ का मोटा मोटा हिस्सा है, तो इस केस में वो लोग अकेले कितनी ही डिमांड क्रिएट कर पाएंगे, तो डिमांड कैसी होगी, रिलेटिवली लेस होगी। और अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इफेक्टिव इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर पाएंगे, सेम गुड्स की डिमांड को क्रिएट कर पाएंगे। क्या लिख रहा है देखो, सो दैट देयर आर फ्यू वेरी रिच पीपल विल द मेजोरिटी इज वेरी पुअर। Under such condition, the propensity to consume of the country will be relatively less because the propensity to consume of the rich people is less than that of the poor people. Consequently, the demand for consumer goods will be comparatively less. If the distribution of income is more equal, the propensity to consume of the country as a whole will relatively high. यानी कि वो क्या कह रहा है देखो कि if the distribution of the income is मोर इक्वल, यानी कि अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, इस केस में जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगी वो क्या होगी, हाई होगी, और होल क्या कह रहा है, हायर डिमांड फॉर द गुड्स, यानी कि इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिमांड फॉर गुड कैसी होगी, हाई। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। आगे कह रहा है देखो, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, उधार। अगर हमें उधार ज़्यादा मिल रहा है, सपोज दैट मैंने 1 लाख रुपीज़ का लोन लिया है, मेरे पास 1 लाख रुपीज़ का लोन है तो मेरे हाथ में 1 लाख रुपए हैं। जब मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो उस केस में मैं डिमांड ज़्यादा कर पाऊंगी, या अगर मैंने लोन ना लिया होता और मेरे हाथ में 1 लाख रुपए ना होते तो मैं डिमांड तब ज़्यादा कर पाती।
तो आंसर इज जब मेरे हाथ में रुपए होंगे, यानी कि जब मेरे को लोन मिला हुआ होगा तो जितना ज़्यादा लोन या जितनी ईजी लोन की क्या होंगी फैसिलिटीज़ होंगी। सपोज दैट बैंक वाले कह रहे हैं हम आपसे जो आप लोन लोगे ना उसमें 12% की इंटरेस्ट नहीं लेंगे, केवल और केवल 6% की इंटरेस्ट लेंगे। तो इस केस में लोन ज़्यादा लिए जाएंगे या कम? इस केस में लोन लिए जाएंगे ज़्यादा, और जब ज़्यादा लोन हम लेंगे तो हमारे हाथ में पैसा होगा ज़्यादा, और जब हमारे हाथ में पैसा होगा ज़्यादा तो उस केस में हम डिमांड भी क्रिएट कर पाएंगे ज़्यादा। आ रही बात समझ में? तो क्या लिख रहा है इसमें? कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट, अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटी induce people to purchase more than what their current income permits. Credit facility mostly determines the demand for investment and for durable goods, which are expensive and require bulk payment at the time of the purchase. Low rate of interest encourage people to borrow and therefore demand will be more. ये वाली बात हमने की थी कि जितनी इंटरेस्ट रेट कम होगी हम लोग क्या कर पाएंगे, ज़्यादा लोन ले पाएंगे, और कहीं ना कहीं क्या होगा, ज़्यादा लोन ले पाएंगे तो डिमांड भी कैसी होगी, ज़्यादा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस डिमांड थ्रू इट्स टैक्सेशन, परचेज, एक्सपेंडिचर, सब्सिडी पॉलिसी। यानी कि हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर टैक्स ज़्यादा लगा रही है, जब गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा लगाएगी तो हमारे हाथ में पैसे होंगे कम, यानी डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगी कम। गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा लगाएगी तो डिस्पोजेबल इनकम कम, डिस्पोजेबल इनकम कम तो डिमांड कम। वहीं अगर दूसरी साइड हम कहें गवर्नमेंट दे रही सब्सिडी ज़्यादा, तो गवर्नमेंट सब्सिडी ज़्यादा देगी, हाथ में इनकम ज़्यादा, हाथ में इनकम ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा। अब क्या लिख रहा है यहाँ पे? द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस डिमांड थ्रू इट्स टैक्सेशन, परचेज, एक्सपेंडिचर एंड सब्सिडी पॉलिसीज। वाइल टैक्सेस इंक्रीज प्राइजेस एंड डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड, subsidies decrease the prices and increase the quantity demanded. For example, taxes on luxurious goods and subsidies for solar panels. Similarly, total bans, restriction and higher taxes may be used by government to restrict the demand for socially undesirable goods and services. Government policy on international trade also will affect the domestic demand for goods and services. Apart from above factors such as wealth condition, business condition, stage of the business cycle, wealth, level of education, marital status, socio-economic class, group membership, habits of the consumer, social customs and conventions, salesmanship and advertisement also play an important role in influence the demand. आ रही बात समझ में? होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा अभी तक। आ रही बात समझ में? इसके साथ अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं? इसके साथ अभी तक हमने ये चीज़ें पढ़ ली हैं जितनी हमने बात की थी ना फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड की, वो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड वाले पॉइंट्स हम लोगों ने क्या कर लिए हैं? क्लियर कर लिए हैं। अब हम क्या चलते हैं? डिमांड फंक्शन पे चलते हैं। आ रही बात समझ में? अब हम क्या कर चलते हैं? अब हम चलेंगे डिमांड फंक्शन पे। चलिए अब चलते हैं हम डिमांड फंक्शन पे। देखिए अब हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी? डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड हमने पढ़ लिया था, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये सब चीज़ें पढ़ ली थी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नॉर्मल इन्फीरियर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सेप्शन, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। लॉ ऑफ डिमांड, अब हम किस पे आएंगे? लॉ ऑफ डिमांड पे आएंगे। डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व, ये सारी चीज़ें अभी हमने पढ़नी है। अब देखो पहले लॉ ऑफ डिमांड पढ़े हैं, पहले डिमांड की इक्वेशन बता देते हैं। पहले है ना डिमांड की इक्वेशन बता देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। आ रही बात समझ में? अब देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। इससे ऊपर वाले पेज पे चलते हैं। देखिए अब यहाँ समझिएगा, किसकी बात कर रहे हैं हम? लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? अब लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? हम लॉ ऑफ डिमांड की जगह पहले डिमांड इक्वेशन पढ़ रहे हैं। डिमांड इक्वेशन ये कहती है कि जो क्वांटिटी ऑफ द डिमांड होती है ना, वो कहीं ना कहीं एक फंक्शन होता है। और फंक्शन किसका होता है? अभी तक जो हमने टिपर ए CNG पढ़ा था ना, उसका फंक्शन होता है। तो TIPPERACNG। तो हमने क्या कहा कि जो हम पढ़ के आते हैं अभी इसमें कि जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो क्या होता है? फंक्शन होता है किसका? टिपर ए CNG का। इतनी सी बात हमें समझनी है। तो टिपर ए CNG में टिपर वाले पॉइंट्स होते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो टिपर वाले पॉइंट्स कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट।
आ रही बात समझ में? यानी कि टेस्ट और प्रेफरेंसेस लोगों का इंडिपेंडेंट होता है, इनकम क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसके बाद हम एक्सपेक्टेशन बात करते हैं, एज के बारे में बात करते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी, नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ साथ में हम किसके बारे में बात करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में बात करते हैं। तो ये सारे ही फैक्टर्स का चेंज होना इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि ये सारे फैक्टर का चेंज किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। पर अगर हम कहते हैं कि जो क्वांटिटी एक्स है, क्वांटिटी ऑफ एक्स, एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स की जो डिमांडेड है वो कहीं ना कहीं क्या होती है, अब अगर हम बात करें ये कैसी होती है, डिपेंडेंट। ठीक है, और डिपेंडेंट किस पे होती है, फंक्शन ऑफ द डिमांड पे। तो हम कहते हैं जो फंक्शन ऑफ द डिमांड में टिप्पर CNG है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन होते हैं, और अगर हम कहते हैं जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कैसी होती है, डिपेंडेंट होती है। और डिपेंडेंट किसके ऊपर होती है, टिप्पर CNG के ऊपर होती है। आ रही बात समझ में? बस इतनी सी बात आपको डिमांड फंक्शन में पढ़नी थी। आ रही बात समझ में? इतनी सी बात पढ़नी थी आपको केवल और केवल डिमांड फंक्शन में। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, देखिए लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है वो क्या होते हैं, जो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है वो होते हैं टिप्पर CNG। हम कहते हैं टिप्पर CNG में से केवल आप पी लो, एक पी लेना है केवल और केवल। ये पी का मतलब क्या होता है, इस पी का मतलब होता है प्राइस। ठीक है, क्या मतलब होता है इस पी का, प्राइस ऑफ गुड। हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड केवल और केवल दो चीज़ों के रिलेशन के बारे में बात करता है, एक प्राइस ऑफ गुड के बारे में, एक डिमांड के बारे में। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो प्राइस है, अगर ये प्राइस इंक्रीज होता है तो किसी भी पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड डिक्रीज होती है, और अगर किसी भी गुड्स का प्राइस डिक्रीज होता है तो उसकी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। इतनी सी बात बताता है लॉ ऑफ डिमांड। अब आप कहोगे कि ये वाली बात तो हमें पता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बताएगा हमें कि अगर प्राइस चेंज होगा तो इस केस में क्या होगी, डिमांड डिक्रीज होगी, या प्राइस अगर क्या होगा, प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब इतनी बात तो हमें पता है। अब आपको समझना क्या है इसमें, अब आपको इसमें समझना है कि ये जो लॉ ऑफ डिमांड है कि प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से डिमांड डिक्रीज होती है, एक्चुअली ऐसा होता क्यों है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि व्हेन प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, और व्हेन प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज। अब वो क्या कह रहा है, इन्वर्स रिलेशनशिप होती है किसके बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में। अब उसके बाद वो बात करता है डिमांड कर्व क्या होता है, ये आपको पता है। अब हम समझेंगे पहले व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स। ठीक है, तो व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स के लिए हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, कुछ पेजेस ले लेते हैं और इन पेजेस पे हम क्या करेंगे, व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स ऐसा देखेंगे। देखिए सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। हम कहते हैं व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स। ये लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली ऑपरेट होता ही क्यों है, क्या क्यों ऑपरेट होता है लॉ ऑफ डिमांड, समझने की कोशिश कीजिएगा। हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड का मतलब प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम, या प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा। ये सारी ही सिचुएशन अराइज ही क्यों हो रही हैं। ठीक है, तो इसके है ना कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि लॉ ऑफ डिमांड को क्रिएट करते हैं। पहला फैक्टर अगर हम बात करें, अगर आपने सुना होगा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग MU। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है पहले ये समझेंगे। समझने की कोशिश कीजिए कि आपको है ना मैंगो खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या खाने का मन कर रहा है आपका, मैंगो खाने का बहुत मन कर रहा है। तो अब जैसे ही क्या होगा, सीजन स्टार्ट होगा मैंगो का, सबसे पहला जो मैंगो आप क्या करोगे, कंज्यूम करोगे, जो फर्स्ट मैंगो आप परचेज करोगे वो फर्स्ट मैंगो से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन होगा, सपोज दैट, समझने की कोशिश कीजिएगा, जो सेटिस्फैक्शन होता है ना उसको हम काउंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूटिल्स। किसकी फॉर्म में, यूटिल्स की फॉर्म में। यूटिल्स क्या होता है, क्वांटिटी होती है सेटिस्फैक्शन को नापने की। जैसे हम कहते हैं कि कोई लिक्विड होता है उसको नापने की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, लीटर्स। कोई डिस्टेंस है उसको नापने की यूनिट्स क्या होती है, उसको मीज़र करने की यूनिट क्या होती है, मीटर।
तो वैसे ही अगर हम कहें सेटिस्फेक्शन को मेज़र करने की जो यूनिट होती है उसको कहते हैं हम यूटिल्स। आपने पहला मैंगो खाया और पहला मैंगो खाने से आपको जो यूटिल्स मिली वो मिली 100 यूटिल्स। आ रही बात समझ में? जैसे आपने फर्स्ट मैंगो खा लिया, आपकी मम्मी ने आपसे इंसिस्ट किया कि बेटा एक मैंगो और खा ले, तुझे बड़ा पसंद है मैंगो, तो आपने मम्मी के कहने पे सेकंड मैंगो खाया। आपने मम्मी के कहने पे जो सेकंड मैंगो खाया, क्या उस सेकंड मैंगो ने आपको उतना ही सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड किया जितना सेटिस्फेक्शन आपको फर्स्ट मैंगो ने प्रोवाइड किया था? आंसर इज नो। अब सेकंड मैंगो से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन रिड्यूस हो गया होगा। सपोज दैट वो सेटिस्फेक्शन है 80 यूटिल्स का, ठीक है, अभी भी आपको सेटिस्फेक्शन तो मिला पर सेटिस्फेक्शन थोड़ा रिड्यूस हो गया। सपोज दैट मम्मी ने और इंसिस्ट किया और मम्मी ने कहा बेटा थर्ड मैंगो और खा लो। अब आपने कहा कि मम्मी 2 मैंगो खा के अब मेरा मन नहीं है, आप कह तो रही हो मैंगो खाने का पर बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। मम्मी ने इंसिस्ट किया तो आपने मैंगो खाया और आपको मिलने वाली जो यूटिल्स थी यानी जो सेटिस्फेक्शन था वो था केवल और केवल 40 यूटिल्स का। अब मम्मी ने जब आपसे और ज़्यादा इंसिस्ट किया कि बेटा ये छोटा सा मैंगो है, ये 4th मैंगो है, तो आपने 4th मैंगो खाया और ये 4th मैंगो खाने से आपको सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं मिला। आप बिल्कुल फुल हो चुके थे। आप कह रहे थे भैया अब तो मेरे बस की नहीं है, ये मैंगो मैंने बस खा लिया है क्योंकि मम्मी ने मुझसे कहा था इसी वजह से, अदरवाइज इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कैसा है मेरे लिए बिल्कुल ज़ीरो। अब मम्मी ने सपोज इट और आपको इंसिस्ट किया कि बेटा भाई छोटा सा मैंगो और है, तुझे बड़े पसंद है मैंगो और तूने पूरे साल वेट किया है मैंगो का सीज़न जाने के बाद, तो अब ये 5th मैंगो भी तुम खा लो। जैसे ही आप 5th मैंगो खाओगे वैसे ही आपको हो जाएगी वॉमिटिंग। क्यों? क्योंकि ये आप बिल्कुल फुल हो चुके थे, उसके बाद आपने 5th मैंगो खाया, तो इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कैसा होगा? नेगेटिव में। सपोज दैट वो है -50 यूटिल्स। आ रही है बात समझ में? यूटिल्स, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि 5th मैंगो से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कैसा हो गया? कम। अब समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इसको समझते हैं। अब आप मार्केट में गए हो, आपने फर्स्ट मैंगो खरीदने के लिए, हम कहते हैं जनरली अगर मैं 1 रुपया खर्च कर रही हूँ तो 1 रुपये के बराबर में मुझे 1 रुपये जितनी क्या मिलनी चाहिए? सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। लगभग मैं ये बात करती हूँ कि अगर मैं 1 रुपया भी खर्च कर रही हूँ तो 1 रुपये के बदले 1 रुपये की सेटिस्फेक्शन मुझे मिले तब जाके मैं 1 रुपया खर्च करूँगी। तो जब आपने जब फर्स्ट मैंगो खरीदा तो फर्स्ट मैंगो से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन आपका कितना था? 100 यूटिल्स का। तो आपने क्या कर दिया? रुपये खर्च कर दिया, फर्स्ट मैंगो आपने क्या कर लिया? परचेज कर दिया। सपोज दैट आपने 100 रुपये खर्च करे या फिर आपने क्या सपोज दैट आपने खर्च किए 120 रुपये खर्च किए आपने और पहला मैंगो आपने खा लिया और क्या करा? आपने सेटिस्फेक्शन ले लिया। अब समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आपको क्या लग रहा है कि भाई 120 रुपये खर्च किए थे और सेटिस्फेक्शन मिला मुझे 100 रुपये वाला, या फिर सपोज दैट आपने केवल और केवल रुपये खर्च किए थे 100 रुपये और 100 रुपये में आपको 100 रुपये का सेटिस्फेक्शन मिल गया। अब हम क्या कह रहे हैं? दूसरे मैंगो के बारे में बात आई। अब जब दूसरे मैंगो के बारे में बात आई तो क्या दूसरा मैंगो आपको सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा? आंसर इज नो। पहले आपको 100 रुपये में 100 रुपये का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, पर क्या अब आपको 100 रुपये में 100 रुपये वाला सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? आंसर इज नो। अब आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है केवल और केवल 80 यूटिल्स का। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि अगर 100 रुपये की जगह प्राइस हो जाए 80 तो मैं सेकंड यूनिट क्या करूँगी? परचेज करूँगी। आ रही बात समझ में? सपोज दैट मैं कह रही हूँ थर्ड यूनिट के लिए प्राइस हो जाए कितना? 60 या 30, तो मैं क्या करूँगी? कहीं ना कहीं 4th यूनिट क्या करूँगी? परचेज करूँगी। अब ये यूटिल्स और प्राइस बिल्कुल सेम नहीं चलते कि 100 रुपये में 100 यूटिल्स मिलेंगी, 100 रुपये में 100 रुपये वाला सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब 100 रुपये वाला सेटिस्फेक्शन मुझे 50 यूटिल्स में भी मिल सकता है, 100 यूटिल्स में मिल सकता है, ऐसा कोई प्रोपोर्शनेट नहीं चलता। तो हम कहीं ना कहीं क्या कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं सेकंड या सब्सिक्वेंट यूनिट तब परचेज कर रही हूँ जब प्राइस कहीं ना कहीं रिड्यूस हो, क्योंकि अगर प्राइस रिड्यूस नहीं होंगे और मार्जिनल यूटिलिटी रिड्यूस हो रही है केवल और केवल, यानी कि सेटिस्फेक्शन अगर रिड्यूस हो रहा है, तो मैं क्या कहती हूँ कि भाई सेटिस्फेक्शन अगर गिर रहा है तो मैं कहीं ना कहीं उतने ही रुपए पहले के बराबर देना पसंद नहीं करूँगी। इसी वजह से मैं क्या कहती हूँ कि अगर मुझे डिमांड किसी गुड्स की इंक्रीज़ करनी है तो पहले उसके प्राइस को रिड्यूस करो, अदरवाइज उस गुड्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगी। आ रही है बात समझ में? तो हम क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं आप क्या करो, उस गुड्स की डिमांड को क्या करोगे, इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? ये क्या होता है? इस वजह से ये पहला रीज़न होता है जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है? ऑपरेट करता है कि अगर प्राइस आप डिक्रीज करोगे तभी हम डिमांड बढ़ा पाएंगे, क्योंकि भैया प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में रिलेशन है कि हम जितने रुपए खर्च कर रहे हैं हमें उतने का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। आ रही बात समझ में? इतनी बात सबको समझ में आ गई? ये था हमारा फर्स्ट रीज़न ऑफ व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स। तो ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट दिया था हमें एल्फ्रेड मार्शल ने।
आ रही बात समझ में? किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट हमें? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये दिया था हमें, एक सेकेंड, ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने। आ रही बात समझ में? चलिए चलते हैं। उसके बाद हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के बारे में कि व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स का पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 किसके बारे में बात करता है? पॉइंट नंबर 2 बात करता है प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में। पहले समझेंगे प्राइस इफेक्ट में इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट के बारे में सबसे पहले बात समझेंगे, और पॉइंट नंबर 3 हम समझेंगे किसके बारे में? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में। पॉइंट नंबर 3 समझेंगे हम किसके बारे में? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो देखिए सबसे पहले चलिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ही समझ लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? हमने कहा था कोई भी दो गुड्स आपस में एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं। कब होते हैं आपस में एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट? जब आप एक गुड्स की जगह दूसरे गुड्स को इजीली यूज कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट्स में हमने एग्जांपल लिया था टी और कॉफी का, ठीक है, यानी कि टी महंगी होगी तो हम कॉफी खरीदेंगे, कॉफी महंगी होगी तो टी खरीदेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखिए कैसे काम करता है। हम कह रहे हैं अगर टी के प्राइस इंक्रीज हो गए, ठीक है, टी के क्या इंक्रीज हो गए? प्राइस। अगर टी के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो जो कॉफ़ी है हमें कैसी लगेगी? कॉफ़ी के प्राइस हमें कम लगेंगे। जब कॉफ़ी के प्राइस कम लगेंगे तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, और टी की डिमांड क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। आ रही बात समझ में? तो कहीं ना कहीं हम क्या कह रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से क्या हुआ कि अगर हमारे गुड्स के प्राइस इंक्रीज हुए तो हम क्या कर जाएंगे? दूसरे गुड्स पे मूव कर जाएंगे, हमारे गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी क्या होता है? अगर सपोज दैट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, टी की जगह हम कॉफ़ी पे मूव नहीं कर पाते, अगर कॉफ़ी अवेलेबल ही नहीं होती तो इस केस में प्राइस के बढ़ने पर भी हम टी के डिमांड को रिड्यूस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है। ये सब कुछ क्यों हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट की अवेलेबिलिटी है, और साथ साथ में लो कॉस्ट ऑफ स्विचिंग है। हम कहते हैं अवेलेबिलिटी भी है और साथ साथ में क्या है? अवेलेबिलिटी भी है और साथ साथ में लो कॉस्ट ऑफ स्विचिंग। यानी कि हम कह रहे हैं टीवी में किस पे बनाती थी? गैस स्टोव पे बनाते हैं हम टीवी, ठीक है, और साथ साथ में हम क्या कह रहे हैं? कॉफ़ी बनाने के लिए भी क्या मुझे हाई फाई कॉफ़ी मशीन की कंपल्शन है, नीड है? आंसर इज नो। तो कॉस्ट ऑफ स्विचिंग भी कैसी है? लो, और अवेलेबिलिटी भी है सब्स्टिट्यूट की। इस केस में कहीं ना कहीं क्या होता है? अवेलेबिलिटी और सब्स्टिट्यूट, लो कॉस्ट ऑफ स्विचिंग के केस में अगर प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। तीसरा पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा, इनकम इफेक्ट। तीसरा पॉइंट हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे तीसरा पॉइंट इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट क्या कहता है समझने की कोशिश कीजिए। इनकम देखिए दो, एक होती है हमारी रियल इनकम। रियल इनकम का मतलब होता है परचेजिंग पावर। ठीक है, सपोज दैट पहले मेरी इनकम है सपोज दैट 100 रुपीज़ की, और इस 100 रुपीज़ से क्या करती थी मैं? दो गुड्स आते थे, सपोज दैट 50 रुपीज़ के क्या आते थे? 2 बर्गर आते थे, तो 2 बर्गर मैं खरीदती थी, और इन बर्गर का प्राइस क्या था? 50 रुपीज़ ईच। आ रही बात समझ में? अब क्या हो गया? ये जो 2 बर्गर है ना, इनका प्राइस हो गया 50 रुपीज़ ईच से 80 रुपीज़ ईच। आ रही बात समझ में? जब इनका प्राइस हो गया 80 रुपये ईच, तो 2 बर्गर खरीदने के लिए मुझे चाहिए कितने रुपए हैं? 160। मेरे पास है कितने रुपए हैं? 100। तो कहीं ना कहीं पहले मेरी जो रियल इनकम थी 100 की थी, अब वो रियल इनकम मेरी कम हो गई ना कहीं पहले मैं 100 रुपये में 2 बर्गर खरीद पा रही थी, क्या मैं 100 रुपये में 2 बर्गर खरीद पा रही हूँ? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मेरी परचेजिंग पावर क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। जब मेरी परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाएगी तो मैं चाह के भी, जब मैं कमाई 100 रुपये रही हूँ तो क्या मैं 160 रुपये खर्च कर सकती हूँ? नहीं। तो इस केस में क्या होगा? अगर बर्गर के प्राइस इंक्रीज होंगे तो कहीं ना कहीं बर्गर की डिमांड क्या होगी? रिड्यूस होगी।
आ रही है बात समझ में? ये होते हैं हमारे वाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स, कि लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स ही क्यों करता है। और ये जो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, इनका कॉन्सेप्ट दिया था किसने? जे.आर. हिक्स ने और एलन ने। जे.आर. हिक्स एंड एलन। आ रही बात समझ में? इन लोगों ने क्या दिया था? लॉ ऑफ जे.आर. हिक्स और एलन ने इसका क्या दिया था? कॉन्सेप्ट दिया था। आ रही बात समझ में? आगे चल सकते हैं, चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स में हम बात कर रहे थे किसके बारे में? जे.आर. हिक्स हो गया, इनकम इफेक्ट हो गया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया। साथ साथ में अब समझने की कोशिश कीजिए, फोर्थ एक पॉइंट और होता है हमारा। जो फोर्थ पॉइंट होता है वो होता है हमारा अराइवल ऑफ द न्यू कस्टमर। अब समझने की कोशिश कीजिए कि जो न्यू कस्टमर्स हैं वो अराइव कब करेंगे? तो न्यू कस्टमर अराइव कब करेंगे? जब हमारे गुड्स के प्राइस, अब समझने की कोशिश कीजिए, जब प्राइस हो जाएंगे रिड्यूस, तो प्राइस रिड्यूस हो जाएंगे तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो तो डिमांड इंक्रीज करेंगे, साथ साथ में नए कस्टमर भी आ जाएंगे। जैसे हमने क्या कहा था कि अगर कॉफ़ी के प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे तो कॉफ़ी वाले जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो तो कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज करेंगे, साथ साथ में टी वाले लोग भी कॉफ़ी पे मूव कर जाएंगे। तो जब अराइवल ऑफ द कस्टमर होता है तो प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होती है, दो रीज़न की वजह से। एक तो होता है हमारा जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, और एक हम किसके बारे में बात करते हैं? जो न्यू कस्टमर हैं। तो न्यू कस्टमर की वजह से और एग्जिस्टिंग कस्टमर की वजह से क्या होता है? कहीं ना कहीं अराइवल ऑफ कस्टमर की वजह से डिमांड क्या होती है? इंक्रीज होती है। साथ साथ में अगर हम बात करें सेकेंड, एक और स्लाइड ले लेते हैं हम। चलिए अब एक चीज़ और एक पॉइंट और समझेंगे हम। साथ साथ में हमारा जो फिफ्थ नंबर का पॉइंट है, फिफ्थ नंबर का पॉइंट हमारे किसके बारे में बात करता है? डिफरेंट यूजेस के बारे में। डिफरेंट यूजेस। तो जो फिफ्थ पॉइंट है डिफरेंट यूजेस, अब ये डिफरेंट यूजेस क्या कहता है? सपोज दैट कोई भी एक प्रोडक्ट है जिसकी यूजेस कैसे हैं? मल्टीपल। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मिल्क की। ये जो मिल्क है इसकी यूजेस क्या है कि इस मिल्क से बन सकता है कर्ड, इस मिल्क से बन सकता है पनीर, या फिर इस मिल्क से क्या बन सकता है? कर्ड बन सकता है, पनीर बन सकता है। साथ साथ में हम बात करते हैं कि इस मिल्क से बन सकता है खोया, ठीक है, खोया बन सकता है इस मिल्क से। तो हम कह रहे हैं अगर मिल्क के जो प्राइस हैं वो हो जाएंगे कम, तो हम क्या करेंगे? जो नंबर ऑफ यूजेस है, जो चीज़ें अनइम्पॉर्टेंस हैं, जो चीज़ें कैसी हैं? अनइम्पॉर्टेंट है, हम उनकी भी कहीं ना कहीं क्या करेंगे? डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। तो जब हम इंपॉर्टेंट चीज़ों की डिमांड तो इंक्रीज कर ही रहे हैं, साथ में जब हम अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों की डिमांड को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? तो अगर प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। आ रही बात समझ में? सपोज दैट इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद क्या करेंगे? कुछ 2-4 स्लाइड्स और क्या कर लेंगे? अच्छा चलिए बाद में देखते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसके बारे में बात कर रहे हैं हम। हमने बात की किसके बारे में? सबसे पहले वाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स में हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात की। साथ में हमने बात की किसके बारे में? इनकम इफेक्ट के बारे में, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में, अराइवल ऑफ द न्यू कस्टमर के बारे में, डिफरेंट यूजेस के बारे में। डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व हो गया, मार्केट डिमांड ग्राफ। अच्छा, मार्केट डिमांड ग्राफ और समझ लीजिए थोड़ा सा क्या होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी, एक है मिस्टर सी, एक है मिस्टर डी। इन लोगों का क्या दे रखा है? एक सेकेंड, मैं एक टेबल क्रिएट कर लेती हूँ, उसके बाद हम थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है ना दो लाइन और हमें खींचनी है, प्राइस की और क्वांटिटी डिमांडेड की। ठीक है, ये है हमारा प्राइस, ये है हमारी क्वांटिटी।
ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी, ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी, यानी डिमांड, प्राइस और क्वांटिटी, ये सब लोगों के क्या आ गए, प्राइस क्वांटिटी प्राइस क्वांटिटी। अब सपोज दैट मिस्टर ए हैं जो क्या करते हैं 10 रुपये अगर प्राइस होता है किसी गुड्स का तो 5 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, और अगर प्राइस रिड्यूस हो जाता है कितना 8 रुपीज़ हो जाता है तो 4 यूनिट क्या करते हैं परचेज करते हैं, और अगर प्राइस हो जाता है सपोज एट 5 तो कितनी यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, अच्छा 8 हो जाता है तो ये प्रोड्यूस यहाँ पे क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं, एक सेकेंड 18 लिख लीजिए यहाँ पे और ये लिख लीजिए 25, आ रही बात समझ में, और यहाँ आप क्या कर लेंगे इसको 5 4 2, आ रही बात समझ में। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है, जो मिस्टर बी हैं वो 10 रुपये का प्राइस होता है तो 4 यूनिट क्या करते हैं परचेज करते हैं, 18 रुपये का प्राइस होता है तो इस केस में 3 यूनिट क्या करते हैं परचेज करने, और 25 रुपीज़ का अगर प्राइस होता है तो इस केस में जो यूनिट परचेज करते हैं 1 यूनिट परचेज करते हैं। ऐसे यहाँ पर 10 18 25 और 10 18 25। सपोज एट मिस्टर सी है वो 10 रुपये प्राइस होता है तो 6 यूनिट परचेज करते हैं, 18 रुपये प्राइस होता है तो 5 यूनिट परचेज करते हैं, 25 रुपये प्राइस होता है तो 4 यूनिट परचेज करते हैं। वही मिस्टर डी हैं जो क्या करेंगे 10 रुपये प्राइस होगा तो 10 यूनिट परचेज करेंगे, 18 रुपये प्राइस होगा तो 8 यूनिट परचेज करेंगे, और अगर 25 रुपये प्राइस होगा तो भी पूरे 7 यूनिट क्या करेंगे परचेज करेंगे। जब हमने इंडिविजुअल इनका क्या बनाया टेबुलर फॉर्म में डिमांड शेड्यूल बनाया, और अब हम क्या करेंगे अगर इनके इंडिविजुअल ग्राफ्स हम बनाए तो सपोज दैट ये मिस्टर ए का डिमांड ग्राफ है, या फिर अगर हम समझें थोड़ा सा मिस्टर ए का जो ग्राफ है वो कुछ कैसा बनेगा ऐसा, ये हो गया ए का ग्राफ। मिस्टर बी की डिमांड का ग्राफ है वो भी कुछ ऐसा बनेगा, ये मिस्टर सी की डिमांड का ग्राफ है और ये मिस्टर डी की डिमांड का ग्राफ है, ये बी की डिमांड का ग्राफ सी और डी। अगर मैं इन सबकी डिमांड को कंबाइन कर दूं और बनाऊं एक मार्केट डिमांड का ग्राफ, तो मार्केट डिमांड का ग्राफ कैसा बनेगा कुछ ऐसा। देखो इन सब में अंतर क्या होता है कि जो मार्केट डिमांड का ग्राफ होता है ये है मार्केट की डिमांड का ग्राफ। मार्केट डिमांड ग्राफ हमेशा कैसा होता है फ्लैटर होता है, कैसा होता है फ्लैटर होता है एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल डिमांड ग्राफ। ये है हमारे इंडिविजुअल डिमांड ग्राफ, इंडिविजुअल डिमांड ग्राफ, ठीक है। ये क्या है हमारे इंडिविजुअल डिमांड ग्राफ, और ये कैसे होते हैं, ये होते हैं हमारे स्टीपर। स्टीपर का मतलब होता है इनमें ढलान ज़्यादा होती है, ठीक है, और जो फ्लैटर होता है उसमें ढलान थोड़ी कम होती है। आ रही बात समझे, बस इतना सा आपको याद रखना है और इससे ज़्यादा आपको इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, ये एक बात इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन और क्या होता है इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। जल्दी से आप क्या कीजिए, अगर आपने ये टेबल नहीं बनाई हो और ये ग्राफ ना बनाया हो तो आप इस टेबल और ग्राफ को बना लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं।